This conference will now be recorded. नमस्कार, मैं वैद्य रजत गोयल आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज के वक्ता से आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे आज के वक्ता वैद्य ऋषिकेश मैत्रेय सर जी हैं। सर ने बीएमएस अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे यूनिवर्सिटी से की। सर ने बीए और एमए इन संस्कृत तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से की। सर 1995 में एमडी एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक आई थी। सर ने ही पीजीए सीईटी प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट की थी, अर्थात सर इसके पायनियर हैं। सर अवंती आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिसकी 2 शाखाएं पुणे में 23 साल से तथा नासिक में 13 साल से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। सर की खुद की वेबसाइट भी है www.maitreyayurved.com। आप इस पर जाकर डिफरेंट कोर्सेज जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड है एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारा आज का विषय ओबेसिटी है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सर की हर बात को ध्यान से सुनेंगे। सर, अब आप शुरू कर सकते हैं। जी धन्यवाद। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी आवाज सर। आ रही है? जी हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो इस पंचभौतिक चिकित्सा व्याख्यान माला के प्लेटफॉर्म पर मुझे ये मेरे विचार रखने का अवसर आयोजकों ने दिया, इसलिए पहले उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और जितने भी श्रोतागण उपस्थित हैं उनके यहाँ पर उपस्थिति लगाने के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विषय का शीर्षक है स्थौल्य पंचभौतिक चिकित्सा। तो पंचभौतिक चिकित्सा यह बृहत्त्रयी रत्न वैद्यराज गुरुवर्य अप्पा शास्त्री दातार सांगली इनके द्वारा एक प्रस्तुत किया गया अभिनव सैद्धांतिक विचार था, जिसके आधार पर ये पंचभौतिक चिकित्सा नाम का एक अलग चिकित्सा व्यवहार प्रायः महाराष्ट्र में अभी पूरे भारत में चलता है, जिसके बारे में आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। तो वो एक पंचभौतिक चिकित्सा नाम का जो एक ट्रेंड है या एक विचार है, उसकी व्याख्यान माला में ये आज का विषय मैं रखना चाहूंगा, स्थौल्य ओबेसिटी। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, ये हमारा डिजिटल प्रेजेंस आप देख रहे हैं, नाम है, डिग्री है, मोबाइल नंबर है, ये हर स्लाइड के ऊपर रहेगा जो भी है। ये मेरे लिमिटेशन है, ये मेरी स्वीकृतियां मैं किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन व्याख्यान के पहले श्रोताओं के साथ बांट लेता हूँ कि आई नो माई लिमिटेशंस, आई डू एक्सेप्ट दोज ऑल लिमिटेशंस। I am not here as a guest speaker, but just a well-wisher friend to have a dialogue with you all regarding the given subject, rather a discussion among us as a कल्याण मित्र संवाद। ऐसा हो सकता है कि इस विषय पर आप मुझसे ज्यादा जानते हो, आपका अनुभव मुझसे ज्यादा अच्छा हो, आपका यश इस विषय में मुझसे ज्यादा अच्छा हो, ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ 4 सवाल पूछे और उसका उचित उत्तर देने की क्षमता में मैं नहीं हूं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी मर्यादाएं को स्वीकार करते हुए, जानते हुए, मैं आपके सामने मेरे जो अल्प अनुभव के और अल्प ज्ञान के विचार हैं वो नम्रता पूर्वक रखूंगा। इन विचारों में आपको जो भी उचित लगेगा, स्वीकार्य लगेगा, वो सारा इस एक व्यक्ति के कारण है। जैसे आज हम दातार शास्त्री के पंचभौतिक चिकित्सा विचार को इस व्याख्यान माला के रूप में सुन रहे हैं, वैसे साक्षात दातार शास्त्री के घर में जाकर उनके सहवास में मैंने 3 दिनों तक वो सारा अनुभव लिया है। उनके चरणों में बैठकर मैंने खलवा में औषधियां घोटी है, उन्होंने दिए हुए चूर्ण की, फ की, श्व की पुड़िया मैंने अपने हाथों से बांधी है। शाम को आए हुए पेशेंट्स को उनके साथ संवाद करते हुए देखा है, उन पेशेंट्स के लिए पुड़िया बांधी है। तो एक सौभाग्य मुझे साक्षात वैद्यराज दातार शास्त्री जी के सहवास में रहने का प्राप्त मेरे विद्यार्थी दशा में हुआ था। इन दातार शास्त्री के पास जाना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देने वाले हमारे गुरुजी थे। इनका नाम इस श्लोक में, इस स्लाइड के राइट में जो
नाम है, उनमें से जो प्रथम नाम है उन्होंने हमें वहां पर भेजा था, माधव कोलटकर सर, जो हमारे इस चित्र में जो दिखाई दे रहे व्यक्ति इनके गुरुओं के गुरु थे। यानी आज कोलटकर सर नहीं है, उनको भगवान के घर जाके उनका स्वर्गवास होके 30 साल होने को है, अगले साल उनको जाके 30 साल। उनके जो शिष्य थे माधव कोलटकर सर के, वो थे दिलीप गाडगे, जो हमारे सद्भाग्य से बीएमएस के पहले दिन से हमें पढ़ाने के लिए थे। अष्टांग संग्रह, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, ये 3 विषय वो पढ़ाते थे और ये भी वहां पर जाके आए थे दातार शास्त्री के। तो इन 2 लोगों की प्रेरणा से और जिसका चित्र आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति के मार्गदर्शन से हम दातार शास्त्री के चरणों में कुछ दिनों के लिए सांगली में जाके वो साक्षात्कार करके आए हैं। इसलिए इन 3 व्यक्तियों को पहले सादर नमस्कार करके मैं अपने आगे के विचार रखूंगा। तो इसके साथ और भी कुछ व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव हमारे आयुर्वेद के आकलन पर पड़ा, उन सभी गुरुओं को नमन करके फिर हम आगे जाएंगे। ये मंगलाचरण है इस व्याख्यान का। माधवाय दिलीपाय अर्थात माधव कोलटकर, दिलीप गाडगे, विजयाय तुलाय च दिवाकर समीराभ्याम। समीर अर्थात समीर जमदग्नि, जो प्रायः पूरे भारत में सभी को ज्ञात होते हैं, और जो अंतिम नाम है जो बोर्ड में लिखा है, अलग रंग में लिखा है, वो है अनिल। अनिल अर्थात अनिल पांसे, जिसका फोटो है, जिसका चित्र इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर जो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसमें से जो सुष्ठु है, अच्छा है, स्वीकार्य है, ये सारा इस व्यक्ति की देन है। मेरे जीवन में आयुर्वेद नाम का जो भी सद्भाव है उसका समवायी कारण इस व्यक्ति का आशीर्वाद है, इस व्यक्ति का स्नेह है, इस व्यक्ति की कृपा है। और दुर्दैव से आज ये व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। आज से 6 महीने 7 अप्रैल यानी आज 8 महीने पहले ये भगवान के घर चले गए। तो मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करूंगा इसका कर्ता, इसका समवायीकरण ये व्यक्ति है अनिल, अनिल पांसे। मुझसे केवल 2 साल सीनियर थे, इसलिए मेरे सन्मित्र थे। मुझे उन्होंने हाथ पकड़कर सारा सिखाया, इसलिए मेरे गुरु थे। और मेरे जीवन का आयुर्वेद का आधार इन्होंने बनाया, इसलिए मेरे भगवान। तो माझा मित्र, माझा गुरु आणि माझा देव अशा वैद्य अनिल मानसेला नमस्कार करून हे व्याख्यान आपण सुरू करूया। अनिलाय नमो नमः। तो अगर हम स्थौल्य के बारे में चर्चा करें, यानी स्थौल्य अर्थात आज की व्यवहारिक परिभाषा में ओबेसिटी पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो तो सारा संख्यात्मक व्यवहार होता है। यानी इतना किलोग्राम वजन था और अब इतना हो गया, इतने दिनों में इतना वजन कम हो गया। इस प्रकार की ही भाषा इस स्थौल्य चिकित्सा के फलस्वरूप रिजल्ट को जब हम एसेस करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, तो हम नंबर में बात करते हैं, संख्या में बात करते हैं। और संख्या का अर्थ होता है सम्यक ख्यापन, उचित रूप से वर्णन करना। सम्यक ख्यापन अर्थात संख्या, और संख्या से आज गणित। और वो जो सम्यक ख्यापन है वो काउंटेबल होता है, यू कैन काउंट इट, वो सब्जेक्टिव नहीं होता। पेशेंट आके बोलते हैं कि पुराने कपड़े अब आने लगे हैं, अभी के कपड़े जो लूज होने लगे, ये सब्जेक्टिव। हल्का महसूस कर रहे हैं वगैरह, वो ये सब्जेक्टिव। होना क्या चाहिए, इतने केजी वेट था, इतना केजी हुआ, इतने इंचेस टमी थी, सीट था, थाइस थे, अब इतने इंचेस हो गए। डबल चिन सेल्फी में दिखाई दे रही थी, अब डबल चिन नहीं दिखाई। वो ये संख्यात्मक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ परिणाम वाचक आपने कुछ देना चाहिए। तभी क्या होता है कि मान लो मैंने उनका उस समय का वेट मशीन का जो फोटो है बैलेंस का, उसका डिजिटल वेट मशीन पर वेट लिया और उसका फोटो निकाला और 15 दिन बाद, लेकिन वो उसी पेशेंट का ऐसे कैसे प्रूव करेंगे, नहीं कर सकते, है ना। उसके मान लो मेजरमेंट लेके रखे और आपके सामने रखिए, तो उसी पेशेंट कैसे प्रूव करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, तो मैंने आपके सामने रखा कि इस पेशेंट के मोबाइल से आने वाला जो
व्हाट्सएप पे मैसेज होता है, ये प्रायः विश्वासार्ह होता है, इसको आप कुक नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। और ये रिलायबल इसलिए होता है कि बिकॉज इट हैज दैट रियलिटी, बिकॉज वहां पर टाइम आता है, बैकग्राउंड आता है, आगे पीछे का संभव होता है। तो ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल्स, हेलो यानी जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो, हेलो, आवाज एम आ आई रही है ऑडिबल? या? बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? एनीवन, एम आई ऑडिबल? यस, सुन रहा हूं मैं। हेलो, Yes, हाँ sir. बोलिए, मैं सुन Yes, रही you're हूँ। audible. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. नेत्र सर आपकी आवाज Yes, sir. बराबर आ रही है। हेलो, हाँ, तो ये स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है ना, इनको क्या बताना है जो महाशय बोल रहे होंगे? हेलो, शुरू करें आगे? हाँ सर, कीजिए। हेलो, जी सर। जी सर, आप सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो हेलो, जो जो विषय पर हम बात कर रहे हैं, ये संख्यात्मक परिणाम देने का विषय है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये संख्या है, सम्यक ख्यापनम है, जो परादि गुणों में आता है। और परादि गुणों का वैशिष्ट्य है कि चिकित्सा यही अविदित ही न यथावत प्रवर्तित, कि अगर परादि गुणों का आप विचार नहीं करेंगे तो चिकित्सा आपको ठीक से समझ में नहीं आती है। चिकित्साया सिद्ध्युपाया परादया, परादि गुणों को चिकित्सा के सिद्ध्युपाय कहे गए। सिद्धि का मतलब है श्योर शॉट सक्सेस ऑफ योर गिवन ट्रीटमेंट कैन बी असेस्ड बाय परादि गुणास। पहला ही गुण है परत्व अपरत्व, यानी तुलना, पहले वजन कितना था, आज कितना है। ये आपके सामने टेस्टिमोनियल रखा। हो सकता है कि आपको डिजिट्स ठीक से ना दिखाई दे, इसलिए ये फिर से रिपीट किया गया है। यहाँ पर वही है, सेम यहाँ पर रिपीट है। 4 मई को ट्रीटमेंट चालू हुई है और 29 जून का ये मैसेज। दोनों स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देखिए। 2 महीने में 88 केजी से 76 तक पेशेंट वजन रिड्यूस कर चुका है। ये पेशेंट वजन के लिए नहीं आया था, ये पेशेंट आया था डायबिटीज के लिए। वो हमारा अन्य विषय है, जिस पर कभी अवसर मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। ये पेशेंट आया था डायबिटीज के लिए, 214 फास्टिंग, 348 पीपी, अनकंट्रोल्ड शुगर, 11.2 HbA1c। हर 15 दिन का उसने ब्यौरा रखा है, उसके सारे रिपोर्ट्स भी है मेरे पास। HbA1c के भी है, BSL के भी है, हर 15 दिन के भी, और एक ही लैब से है, तो उसमें बायस की बात नहीं है। एक ही लैब से होने के कारण तुलना जायज है उसमें। तो 2 महीने की ये 5 रीडिंग्स हैं हर 15 दिन की, इनिशियल से लेके 2 महीने के बाद के। तो 214 और 348 से शुगर देखिए नॉर्मल 90 और 118 आ गई। फिर HbA1c उसका 6.2 आ गया, और फिर वो अपने देश यानी मस्कत चला गया। मस्कत का पेशेंट है, अभी आज मस्कत में है, और HbA1c जो है वो 6.2 को आने के बाद मैंने धीरे धीरे अपना दवा टेपर आउट किया। तब तक इन 2 महीने में इसका वजन जो है ये 88 से 76, यानी 2 महीने में 12 किलो तक वजन कम हो सकता है। हमारा जनरली अनुभव ये है कि विथ अवर ट्रीटमेंट यू कैन रिड्यूस अप टू 10% वेट एंड इंचेस, इन केजीज एंड इन इंचेस। ये कुछ बाकी के पेशेंट के आए हुए मैसेज आप ऊपर देख सकते हैं। पेशेंट जो है उसका नाम मास्क किया है टॉप पर, और उसका केवल गांव का नाम रखा है कराड़। महाराष्ट्र में कराड़ नाम का गांव आता है, जो दातार शास्त्री का गांव है, सांगली, वहां से पहले एक घंटा। तो वहां का ये पेशेंट है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ पुणे में और नासिक में, लेकिन कोरोना के कारण जो हुआ कि ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू हो गए, तो कहाँ का भी पेशेंट ट्रीट कर लेते हैं, कहीं पर भी औषध जाती है। मस्कत में भी जाती है, जर्मनी में भी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाती है, भारत में कहीं पर भी। तो ये उसका उत्तर आया कि वजन कितना कम हुआ, तो 5 किलो कम हुआ। फिर ये अगला पेशेंट है, इसने लिखा कि 91 से 87, 15 दिन में 4 केजी कम हुआ। देखिए बोल्ड में लिखा है गुड मॉर्निंग, आज 15th डे मॉर्निंग है। 91 टू 87 इंचेस भी 1 इंच से कम है। फिर ये है 15 दिन में 3 केजी कम, 88 टू 85, और इंच लॉस जो है वो 2 इंचों तक है। फिर ये है कुल मिला के 2 महीने में 8 केजी कम हुआ, रेड कलर से जो उसको राउंड किया है, और इंच लॉस जो है 5 इंच तक है। फिर ये है 15 दिन में 3.5 किलो लॉस हुआ। फिर ये है 15 दिन में 4 किलो लॉस हुआ। ऐसे हम ये टेस्टिमोनियल के रूप क्या आपके सामने रखा। हमारा विषय क्या है कि स्थौल्य, और स्थौल्य को हम व्यवहारिक रूप में क्या समझते हैं, ओबेसिटी, विच इज जनरली काउंटेड
in terms of kilograms, but I do prefer to count it in terms of inches. क्योंकि क्या होता है, केजीज में आपका सॉलिड वेट, अच्छा वेट, मसल वेट, प्रोटीन वेट भी कम हो सकता है, और हमें मांसक्षय नहीं करना है। बल मांसक्षय ये चिकित्सा का अच्छा परिणाम नहीं है, दुष्परिणाम है ना, चिकित्सा का अवांछित फल है। चिकित्सा का फल होना चाहिए कि शिथिल मेद ये जो है उसका क्षय होता जाए, तो ये साध्य करना है। इसलिए यद्यपि पेशेंट की अपेक्षा यह रहती है कि आप मेरा केजी कम कर दो, मैं उसको कन्विंस करने का प्रयास करता हूं कि आप केजी की बजाय आप इंचेस पर ध्यान दीजिए। इसलिए आप आपका जो पेरीफेरी है एट द टमी, जो 3 जगह पर आपको नापना है, नाभि की जगह, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, फिर सीट नापना है, थाइज नापने हैं, वेस्ट नापनी है, अगर आर्म्स भी बड़े हो गए तो आर्म्स नापने हैं, अगर डबल चिन है तो एक सेल्फी निकाल के रखना है, क्योंकि वो हिलता डुलता चीज है तो उसको नापना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से बीटी और एटी, बिफोर ट्रीटमेंट आप इंचेस पेरीफेरी गिन के रखो, और 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको जहां तक अपेक्षा है वहां तक उसका क्षय होने तक, रिड्यूस होने तक, डिक्रीज होने तक आप ट्रीटमेंट जो है वो करते रहिए। इस तरह से हमने ये क्लेम किया है। अभी वाग्भट कहते हैं, वाग्भट सूत्र स्थान 14 जहां पर स्थौल्य का वर्णन आता है। देखिए, मैं वाग्भट की प्रैक्टिस करता हूँ, होता है ना, ट्रेंड होता है। आज अभी आप पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में व्याख्यान माला सुन रहे हैं, लेकिन आई डू प्रैक्टिस वाग्भट। जिस व्याख्यान माला के शीर्षक के अंतर्गत ये विषय हो रहा है, वो विषय मैं उस तत्व के अनुसार यहाँ पर नहीं प्रस्तुत कर रहा। उनका जो तत्व है वो अम्ल धर्मीय, क्षार धर्मीय, या फिर उनके कुछ प्रसिद्ध कल्प है उसके अनुसार होता है। मैं वो सारा देख के आया। हमारे गुरुजी का कहना था कि जो आयुर्वेद में चल रहा है वो देख के आओ, उसमें जो स्वीकृत करना उचित लगे आपको उसको फॉलो करो। तो मैं देख के आया, उसमें से कुछ एक चीजों का मैं भी अनुनय करता हूँ। लेकिन इस समय मैं आपके सामने आयुर्वेदीय पांचभौतिक चिकित्सा फॉर स्थौल्य इस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, न कि दातार शास्त्री प्रणीत पांचभौतिक चिकित्सा के अनुसार, क्योंकि वो मुझे उतनी समझती नहीं है चिकित्सा। यद्यपि दातार शास्त्री के प्रति मुझे बहुत आदर है, उनके अनुयायियों के प्रति, उनके जो शिष्य है, स्टूडेंट है, उस परंपरा में जो आज यशस्वी रूप से चिकित्सक काम करते हैं, उनके प्रति मुझे बहुत आदर है। उनमें से कई सारे मेरे मित्र भी है। फिर भी यहाँ पर जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, ये पंचभौतिक चिकित्सा रखूंगा, जो पंचमहाभूत सिद्धांत आयुर्वेद में वर्णित है उससे संबंधित है, न कि दातार शास्त्री प्रणीत अम्लधर्मीय, क्षारधर्मीय, पश्व रजनी योग से संबंधित। लेट मी क्लियर समथिंग। अभी जहां पर स्थौल्य का वर्णन आता है वो आता है वाग्भट सूत्र स्थान 14 में, वैसे ही चरक सूत्र 21 में आता है, वैसे ही सुश्रुत सूत्र स्थान 14-15 में आता है। जब भी आप किसी विषय के बारे में सैद्धांतिक चर्चा करो तो पहले उसके जो उचित संदर्भ है, संबंधित संदर्भ है, उनको अवलोकन कर ले। और आई डू प्रैक्टिस वाग्भट, आई एम ऑब्सेस्ड विद वाग्भट, आई एम बायस्ड विद वाग्भट। मेरी जिंदगी की पटरी, मेरी जिंदगी का फ्यूल, मेरी जिंदगी का इंजन, मेरे जो भी आकलन है आयुर्वेद का, वो वाग्भट के साथ होता है। आई प्रैक्टिस अष्टांग हृदय, आई एम वाग्भटीय। ओके, लोगों को चरक के प्रति बहुत ऑब्सेशन होता है। मैं चरक भी पढ़ चुका हूँ, सुश्रुत भी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मेरा एमडी ही संहिता में है। लेकिन आई डू प्रैक्टिस वाग्भट, उसके कुछ कारण है, लेकिन वो आज का विषय नहीं, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो वाग्भट सूत्र स्थान 14 में स्वयं वाग्भट जी ये वाक्य लिखते हैं, नहीं स्थूलस्य भेषज। और वाग्भट का प्रैक्टिस करने वाला होने के बावजूद मेरे लिए वाग्भट साक्षात भगवान है। फिर भी मैंने नीचे लिखा कि यही स्थूलस्य भेषजम, सही स्थूलस्य भेषज। नहीं स्थूलस्य भेषज में लिखने का वाग्भट का कारण यह है कि ब्रूहणम लंघनम वालम अतिमेदोग्निवातचित। ब्रूहण या लंघन दोनों भी अतिमेद, अति अग्नि और अति वात, इनको जीत नहीं सकते। आप मेद को कम करने जाओगे तो वात बढ़ेगा, वात को कम करने जाओगे तो मेद बढ़ेगा। तो ना ब्रूहण ना लंघन, दोनों भी उपचार इसमें सीधे रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं। इस पार्श्वभूमि में वाग्भट लिखते हैं नहीं स्थूलस्य भेषज। लेकिन इसमें जो ब्रेक थ्रू करना है, ये जो दुविधा है तोड़नी है, इसके लिए कुछ एक अलग विधि है जो वाग्भट ने ही बताया है। इसलिए उसी वाग्भट के विश्वास के आधार पर मैंने ये वाक्य बदल के लिखा है, यही स्थूलस्य भेषजम, सही स्थूलस्य भेषजम। तो क्या है उसको देखते हैं। ओबेसिटी क्या है? देखिए, हमारे शास्त्र में स्थौल्य जो लिखा गया है वो अलग है। हमारे यहाँ पर भारक्षय यह संकल्पना नहीं है।
वेट रिडक्शन इज नोवेयर मेंशन्ड इन आयुर्वेद। मनुष्य का वेट कितना होना चाहिए यही नहीं लिखा है। मनुष्य की दीर्घता लिखी है 120 अंगुल होनी चाहिए, 84 अंगुल होनी चाहिए, स्वम हस्त त्रयम सार्धम 3.5 हस्त होना चाहिए, ये लिखा है। किंतु मनुष्य का भार कितना होना चाहिए ये नहीं लिखा है। कफ की अंजलि कितनी, मूत्र की अंजलि कितनी, ये लिखा है। लेकिन मनुष्य देह का भार कितना होना चाहिए अमुक अमुक वय में, अमुक अमुक लिंग में, ये नहीं लिखा। इसलिए भार क्षय इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेद एज पर व्यावहारिक अपेक्षा। किंतु पेशेंट आता है तो उसको क्या कहेंगे, हमारे शास्त्र में भार लिखा नहीं तो मैं तेरे भार को क्षय नहीं करूंगा, ऐसे तो नहीं कह सकते। इसलिए वी हैव टू स्टडी इन आवर ओन टर्मिनोलॉजी। तो ओबेसिटी पहले मॉडर्न के अनुसार क्या है, वो कहते हैं ओबेसिटी ऑकर्स व्हेन you take in more calories than you burn through your exercise and normal daily activities. Your body stores these excess calories as fat. आप ऐसे तत्वों का भक्षण करते हो कि जिन तत्वों को आप आपके व्यायाम के द्वारा या आपके दैनंदिन विहार के द्वारा उपयोग में ला नहीं सकते। और ऐसे जो तत्व आपने भक्षण किए हैं, इन तत्वों को अगर आप उपयोग में नहीं ला सकते तो उसका संचय शरीर मेद के रूप में करता है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अति संपूर्ण। अति संपूर्ण का हिंदी में अर्थ क्या होता है, ठूसना। अवाढ़व्य, केश यानी केश के लिए हितकर, वाढ़व्य यानी वृद्धि के लिए, अवाढ़व्य अभी वृद्धि के लिए जगह ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप टू इंक्रीज इन मोर साइज। अवाढ़व्य मराठी में अपन तेरा अवाढ़व्य, हिंदी में उसको कहेंगे रूप तेरा ऐसा कि दर्पण में ना समाये। 2 फुट का दर्पण है, उसके बाहर आपका नितंब जा रहा है, उसके बाहर आपकी टमी जा रही है, इतने आप स्थूल हो गए। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि किसी लेडीज के वार्डरोब में इतनी साड़ियां होती है कि आप दरवाजा खोलो तो 2-4 साड़ियां 5-6 ड्रेसेस पाँव में आके गिर जाते हैं। दैट इज अवाढ़व्य, दैट इज अति संपूर्ण। यू हैव इट एंड यू डोंट यूज इट एवर। आपके पास पड़ा हुआ है शरीर में वो भाव पदार्थ और आप उसको कभी भी यूज नहीं करते हो, दैट इज मेद संचय, दैट इज स्थौल्य, दैट इज अति मेद, दैट इज अति योग। अभी स्थौल्य क्या है पांचभौतिक दृष्टि से, पांचभौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो मेद संचय है, मेद में 2 महाभूत होते हैं, ऐसा डल्हन सुश्रुत सूत्र 14 श्लोक क्रमांक 10 में लिखता है। डलन की टीका में है मेदसु अंबु भूओ हो, मेदसी अंबु और भू जल और पृथ्वी के अंश होते हैं। यानी स्थौल्य जब होता है तो वो जो स्थूल व्यक्ति है वो संवरणे स्थूलहा नाम के गुण के साथ अभिभूत होता है, और उसमें कारण होता है पृथ्वी और जल का अभिभव, पृथ्वी और जल का बाहुल्य, उल्बणत्व, भूयिष्ठत्व, आधिक्य, और जिसका रूपांतरण होता है मांस और मेद में। मांस क्या है, मांस से पृथ्वी गुणा और मेदसी अंबु भूओ गुणा। इसलिए मांस प्रधान जो स्थौल्य होता है ये स्टाउट होता है, दृढ़ होता है, और मेद प्रधान जो प्रायः हम स्थौल्य देखते हैं ये शिथिल होता है, मृदु होता है, लूज वेट होता है। किंतु हमारे शास्त्र में इस प्रकार से स्थूल को अलग रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए कुछ रेफरेंसेस है, मांसलम चिबुकम महत, आपकी जो हनु है वो मांसल होनी चाहिए, ग्रीवा रहस्वा घना वृत्ता, स्कंधो उन्नत पीवरो, उदरम दक्षिणावर्त गूढ़ नाभि समुन्नतम। ठीक है भाई, ग्रीवा में स्कंद में मांस हो सकता है, लेकिन उदर, उदरम दक्षिणावर्त गूढ़ नाभि, यानी उदर पर मेद होना, ये हमारे यहाँ अच्छा लिखा है। इतना मेद होना चाहिए कि गूढ़ नाभि, नाभि डीप होनी चाहिए। उदर किसका स्थान है, मेद का, तो मेद में उदर होना ये हमारे यहाँ प्रशस्त लक्षण लिखा गया है। गूढ़ वंशम बृहत पृष्ठम, इतनी बड़ी पीठ होनी चाहिए कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम जो सेंटर में दौड़ता है वो गूढ़ डीप होना चाहिए। अभी इतना तो माउस नहीं हो सकता कि डीप वर्टिब्रल कॉलम हो जाए, तो डीप वर्टिब्रल कॉलम होने के लिए फिर से क्या चाहिए, मेद चाहिए। निगूढ़ा संधि दृढ़ा, संधि पर तो माउस नहीं होता है, मेद जमा हो जाएगा तो संधि जो है निगूढ़ दिखाई नहीं देते। और वात प्रकृति के संधि कैसे होते हैं, दिखाई देने वाले होते, पित्त प्रकृति के प्रशिथिल संधिबंध मांसा होते। तो मेद का अधिक्य होना ये हमारे यहाँ प्रायः उतना निंद्य नहीं। देखिए वेंकटेश स्तोत्र जो आता है, सॉरी, मेद सार, मांस सार और मज्जा सार का वर्णन देखिए, बृहत शरीरम, अच्छिद्र गात्रम, गूढ़ अस्थि संधिम, अकृशम, ऐसे ही लिखा है सभी।
और व्यंकट स्तोत्र जो आपण मराठीमध्ये म्हणतो देवीदासांनी दिलेलं, त्याच्यामध्ये विष्णूचं वर्णन आहे, उदरे त्रिवळी शोभे गहन, उदर पर 3 टायर्स चाहिए. तो ऐसी स्थिति में हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसी कारण से स्थौल्य नाशका उतना रिगरसली विचार उपलब्ध नहीं होता. भार इन केजीज या भार इन पल, इट इज नो वेयर रेफर्ड इन अवर साइंस. हाँ, 32 अंगुल उरु लिखा है, यानी विस्तार लिखा है. 18 अंगुल कटी, 24 अंगुल उर लिखा है, यानी फिर से विस्तार लिखा है. ये क्या है? ये फ्रेम है, यानी पेल्विक गर्डल है या हमारा थोरैक्स है, इनका ये दिया हुआ नाप है जो अस्थि की दीर्घता को बताता है, न कि मांस मेद का भार कितना है. अस्तु, ये हुआ प्राकृत. व्हाट अबाउट विकृत? विकृत ये है, ये चरसूत्र 21 से है. मेद मांस अतिवृद्धत्वा, यानी इसका धातु निश्चय क्या हुआ? मेद और मांस. अभी स्थान क्या हुए? चल स्फिक उदर स्तन, चल स्फिक उदर और स्तन, स्तनों पर, उदर पर और स्फिच नितंब पर मेद का और मांस का अतिवर्धन होता है. मांस वर्धन के बाद भी गंड अर्बुद ग्रंथि उसको छोड़ दीजिए, गंड वृद्धिता, उरु वृद्धिता, उदर वृद्धिता, उरु शक्ति बढ़ना. आजकल जो लेडीज आती है वो क्या तकलीफ या क्या कंप्लेंट देती है? थाइज जो है एक दूसरे से खींचते हैं, रब करते हैं चलते समय, देयर इज अ रैश, सो दे कांट वॉक कंफर्टेबल. तो थाइज जो है वो इतने बढ़ जाते हैं, दैट इज उरु वृद्धिता. उदर वृद्धिता सबको पता है, उदर लंबनम सबको पता है. ऊपर स्फिक चल लिखा है, यानी नितंब यानी सीट पर, तो ये भी सबको पता है. तो ये जो प्रायः अवयव है, कंठादिशु अधिमांसम च, डबल चिन्ह, ये भी जो हम आजकल देखते हैं उसका भी शास्त्रों में उल्लेख हुआ है. फिर अल्पेपि चेष्टते श्वासम, प्रायः 60 स्टेप्स चढ़ने से पहले मुंह से सांस लेने की नौबत आना. 2 मंजिल तो कोई भी चढ़ पाता है, लेकिन 60 स्टेप्स यानी तीसरी मंजिल बिना मुंह से सांस लिए चढ़ पाना. बिना मुंह से सांस लिए क्यों? क्योंकि अर्धशक्ति जो है वो शीघ्रम वक्त्रात् प्रपद्य, नासा की बजाय आपको मुंह से सांस लेने की नौबत आना, ये अर्धशक्ति का लक्षण है. तो उसके पहले अगर आप थक जाए तो देयर इज मेदो वृद्धि, अल्पेपि चेष्टते श्वासम, ऐसा कह सकते हैं. सो स्थौल्य स्थान क्या है? उदर, स्फिक, स्तन, कंठ, गंड, उरु. लेकिन मैं प्रायः जो लोगों को कंप्लेंट देते हुए देखता हूँ वो उदर के बारे में, सीट के बारे में, थाइस के बारे में, आर्म्स के बारे में, डबल चिन यानी कंठ के बारे में. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि स्तनों के बारे में कंप्लेंट आती है, लेडीज के पास से भी. हाँ, अस्तु, आनी चाहिए, आती भी है, लेकिन उसका जो काउंटिंग है वो थोड़ा मुश्किल है. इसलिए हम जो काउंट करते हैं वो प्रायः उदर यानी स्टमक यानी टमी, नितंब यानी सीट, वेस्ट यानी कटी और थाइज, इनका ज्यादातर नाप लेके रखते हैं. बीटी, और हर 15 दिन बाद उसको रिपीट करवाते हैं कि अप टू 10% लॉस एवरी मंथ एंड अप टू 5% लॉस एवरी वीक should be achieved by patient if he follows correctly all the medicine, exercise and diet control. Now, अब ये स्थौल्य जो है उसके हमारे शास्त्र में लिखे हुए कारण सबको पता है. अगर मांस मेद बढ़ना है, अगर पृथ्वी जल बढ़ना है तो संतर्पण होना चाहिए. और संतर्पण के लिए क्या क्या? अति स्थौल्यम अति संपूर्ण, गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात, अव्यायामात अव्यवायात, दिवा स्वप्नात, हर्ष नित्यत्वात, अचिंतनात, बीज स्वभावाच्च उपजाय. अब इसमें से पहले जो सामान्य व्यवहार की बातें हैं वो प्रायः सभी पेशेंट में कॉमनली मिल जाती है. अति संपूर्ण, गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोग, ये मिल जाता है क्योंकि आहार में जंक फूड आता है, अध्यशन आता है, अजीर्णाशन आता है, इसमें आ जाता है. अव्यायाम, आजकल तो व्यायाम होता ही नहीं है, वो बाद में बोलूंगा मैं कि व्यायाम की स्थिति आज क्या है. अव्यवाय, इसके बारे में प्रायः पूछना थोड़ा दुष्कर हो जाता है. मैं प्रायः इसको पूछने का टालता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीजों में उसका हेतुत्व जो है कवर हो जाता है. फिर दिवा स्वप्न, ये बहुत सारे लोगों को संधि प्राप्त होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है. जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते हैं, मार्केटिंग में है, उनको ये हेतु प्रायः प्राप्त नहीं होता है. बाकी हर्ष नित्यत्व और अचिंतन से बढ़ा है, ऐसे पेशेंट प्रायः कम होते हैं. अस्तु, अभी चिकित्सा शास्त्र ने लिखी है गुरु चातर्पणम चेष्टम, गुरु और अपतर्पण, दिस इज इम्पॉसिबल. कोई भी गुरु चीज अपतर्पण नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु है तो पृथ्वी जल प्रधान है, तो संतर्पण ही करेगी, है ना. तो स्थूल के लिए ऐसा करें. वातग्नानी अन्नपानानी श्लेष्म मेदो हराणी, दिस इज अगेन इम्पॉसिबल. जो वातग्न है वो कफमेद को बढ़ाएगा, जो कफमेद को घटाएगा वो वात को बढ़ाएगा. यानी वात, कफ, मेद, अग्नि, इन चारों को एक साथ कम करेगा ऐसा कोई भी द्रव्य अस्तित्व में ही नहीं है.
इसलिए नहीं स्थूलस्य भेषजम। अच्छा चलो भेषज नहीं है तो कोई एक कृति ऐसी होनी चाहिए कि जो इसका समाधान करे, इसलिए चरक ने लिखा प्रजागरम व्यवायं च व्यायामम चिंतनाजित स्थौल्यम इच्छन परित्यक्तुम। जिसको स्थौल्य का त्याग करना है, स्थौल्य पर विजय पाना है, ये क्रमेण अभिवर्धयेत्, ये क्रमशः इन चीजों को बढ़ाए। अब ये जो 4 चीजें बताई है इसमें से 3 जो है ये अव्यवहार्य है, यद्यपि चरक ने बताया है। फिर भी देखिए आप किसी को ऐसा कह सकते हो कि तुम जागते रहो, शास्त्र में लिखा है ऐसे कि बहुमेध कफा स्वप्यु स्नेह नित्याश्च नाहनि। रात्रि को तो छोड़ दो, दिन में भी नहीं सोना इन लोगों ने। किसने? बहुमेध कफा स्वप्यु, बहुमेध कफ जिनमें है इन्होंने दिवास्वाप नहीं करना है, रात्रि में भी जागरण करना है। ऐसे सुश्रुत भी लिखता है, वाग्भट भी लिखता है, चरक ने भी ये लिखा कि प्रजागर करो। लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एट सम मोमेंट पेशेंट विल हैव दैट अर्ज टू गो टू स्लीप, या उल्टा आजकल तो सभी जागरण करते हैं। लोग तो प्राय आजकल 11:30-12 तक जागते ही रहते हैं, वहां तो इवनिंग होती है। कुछ लोग फिर 1 बजे तक 2 बजे तक जागते रहते, तो प्रजागर तो होता ही है, फिर भी स्थौल्य तो है ही, तो ये हम छोड़ देंगे। अभी किसी को ऐसा तो नहीं बता सकते ना कि आप रोज व्यवहार करते रहो, है ना। कंसल्टिंग टेबल पर बैठ के ये जो सामने लेडी खड़ी है या पुरुष खड़ा है उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे आपकी स्थौल्यीकरण के लिए आप दिन में 2 बार व्यवहार करो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। यानी ये भी अव्यवहार्य हो गया। आप चिंतन करो, यानी आप किसी चीज का टेंशन, अरे टेंशन तो है ही, आज मेहतरे से लेके मोदी तक सबको टेंशन है। स्ट्रेस कहाँ नहीं है? स्ट्रेस इज एज गुड एज ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन दुनिया में भरा है उतना तो स्ट्रेस भरा है दुनिया में। तो चिंतन, व्यवाय और प्रजागर यद्यपि चरक ने लिखे हैं, ये व्यवहार्य नहीं है। यू कांट गिव अ कंसल्टेशन टू गो फॉर दैट। तो रह क्या गया? व्यायाम। हाँ व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम शनैः शनैः करेंगे तो आप मेदो मांस कपा पहान इस रूप में अतिस्थौल्य का विनाश धीरे धीरे कर सकते। अब इसके पीछे स्थौल्य और कार्य का शास्त्रीय कारण क्या है संप्राप्ति के रूप में? तो रस निमित्तम एवं, रस के कारण। रस किसके समान है? रस जल के समान है, यानी कफ के समान है। तो श्लेष्मल आहार सेविना, अध्ययनशीला, अव्यायामिना एंड दिवा स्वप्न रत, ये 4 हेतु सुश्रुत ने बताया, सुश्रुत सूत्र 14। फिर चिकित्सा, स्थूलांश लंघेत नित्यम, स्थूलों का नित्य लंघन करे, और लंघन करते समय वात कफ और मेद इन तीनों को नष्ट कर सके ऐसी चिकित्सा करे, और ऐसी चिकित्सा नहीं होती है ऐसा कहकर वाग्भट रुकता है। नहीं स्थूलस्य भेषजम ब्रूहणम लंघनम व अलम, अलम यानी पर्याप्त, समर्थ, केपेबल टू मैनेज एट ए टाइम कफ, मेद और वात एंड अग्नि। कुछ जगह पर अग्नि का भी उल्लेख है, आप चरक सूत्र 21 में जाएंगे तो अग्नि बढ़ता है, ऐसा लिखा, मेदसावृत मार्गत्वात् प्रोर्ध्व अग्नि वगैरह लिखा। तो अग्नि भी है, मेद भी है, वात भी है, कफ भी है। तो कफ मेद से स्थौल्य बढ़ता है और अग्नि और वात से क्षुधा बढ़ती है, वो और खाता है और कफ मेद बढ़ता है। तो ये जो विशेष सर्कल है इसको तोड़ना है, और वो तोड़ने की क्षमता ब्रूहण लंघन दोनों में न होने के कारण वाग्भट लिखते हैं नहीं स्थूलस्य भेषजम। एंड आई डू स्टार्ट माय लेक्चर विद यही स्थूलस्य भेषजम, सही स्थूलस्य भेषजम, और उसके रिजल्ट मैंने आपके सामने दिखाई दिए कि कैसे इतनी मात्रा में यहाँ पर लोग बड़ी आसानी से, बड़ी कॉन्फिडेंस, स्टार्विंग किए बिना, क्रैश डाइट किए बिना, और मैं टैबलेट से फैट कम नहीं करता, मैं आपका मेद मेरी गोलियों से कम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं मेरी गोलियों से आपका मेद कम करूंगा तो जिस दिन मेरी गोलियां बंद, मेरी टैबलेट बंद, उस दिन आपका मेद उसी जगह फिर से आएगा। तो मैं आपके मेद का यूज आप खुद करो इसकी व्यवस्था करता। कैसे? ऐसे, हाउ मेनी इंचेस दोज मेनी केजेस। मेरा ये मानना है कि देर आर सो मेनी फॉर्मूलाज कि हाइट एंड वेट रेशो कैसा कितना किस उम्र में होना चाहिए। देर आर टू मेनी वेरिएशंस अवेलेबल ऑन गूगल। तो अगर किसी एक को फॉलो करो तो दूसरा कहता है कि ये गलत। तो मैंने मेरे लिए भारतीय जो एक पेशेंट आपके सामने आता है उसका मेरी दृष्टि से ये आदर्श वजन होता है। हाउ मेनी इंचेस दोज मेनी केजेस। अगर आपकी हाइट 5'3" है तो आपके इंचेस हुए 12 into 5 60 + 3 63, तो आपका आदर्श वेट 63। किंतु आप स्मॉल फ्रेम के व्यक्ति है तो आपका वेट होगा 63 - 5। अगर आप बिग फ्रेम के व्यक्ति है तो आपका वेट हो सकता है कि 63 + 5। तो ±5 का स्टैंडर्ड डेविएशन देके हाउ मेनी इंचेस दोज मेनी केजीज, ये एक साधारण जो गिनती है ये मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे पिछले 23 साल के इस प्रकार के पेशेंट के अनुभव के बाद मैंने बनाया हुआ है। आप पूछोगे इसका रेफरेंस क्या है? मैं हूँ। हर चीज के लिए आपको रेफरेंस क्यों चाहिए?
वैद्य को अपना कोई बुद्धि नहीं है, वैद्य का अपना कोई अनुभव नहीं है। उसकी बुद्धि के अनुसार उसने जो 2 दशकों तक अनुभव लिया है, उसके द्वारा अगर वो कोई एक वस्तुनिष्ठ चीज प्रस्थापित करना चाहता है तो वो गलत होनी चाहिए। उसको आपको और रेफरेंस क्यों चाहिए, है ना? स्वयं अपि वैद्य न ऊह्यम भवे, ऐसा चरक नहीं लिखा है। तो वैद्य का जो अपना बुद्धि का भाग है और उसका उस बुद्धि के अनुसार किया हुआ जो पिछले 20 साल का निरीक्षण है, उसके द्वारा उसको कुछ पता चलता है कि नहीं। तो ये मेरी ये एक अवलोकना है कि दोज मेनी केजीज हाउ मेनी इंचेस, जितना आपकी हाइट इंचेस में होती है प्रायः उतना केजी आपका वजन होना ये आरोग्य के लिए उपकारक होता है। प्लस और माइनस 5 हो सकता है आपका फ्रेम के हिसाब से। नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन केजीज, जिसका मैंने कारण बताया कि सॉरी आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इंचेस देन केजीज। उसका मैंने कारण बताया कि हम किसी का केजीज कम करते हैं तो हो सकता है कि वी में टेंड टू लॉस हिज मसल्स, हिज प्रोटीन, इसका मांसक क्षय। तो बल मांसक क्षय न होते हुए हमें केवल मेद कम करना है, इसलिए हम इंचेस पर ज्यादा जोर देते हैं। और इंचेस कहाँ की गिनते हैं? जो मेद के संचय के प्रायः अवयव है वहां एट टमी एंड सीट। देखिए, स्फिक्स स्तनोदर लंबनम, चलस्फिक उदर स्तनः, ये लक्षण है शास्त्र ने दिया। अगर आपको किसी लक्षण का अवबोधन हुआ तो आपको उसका हेतु और उसकी चिकित्सा करने को आना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद क्या है? त्रिस्कंद मात्र, हेतु त्रय स्कंद मात्रम आयुर्वेदा, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम हेतुलिंग औषध ज्ञानम। तो अगर आपको लिंग पता चला है कि ये चलस्फिक उदर स्तना है, स्फिक स्तनोदर लंबनम है, तो आपको इस चलत्व इसी 3 स्थानों पर क्यों आता है, इसका हेतुत्व, और वो उस स्थान पर ना आए इसके लिए उसकी चिकित्सा आपको करने को आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो आप संहिताओं को केवल पढ़ रहे हो, रट रहे हो, उसका उपयोग नहीं कर। उपयोजन का अर्थ होता है प्रैक्टिकली उसकी यूटिलिटी। अगर मुझे किसी ने बताया कि ये स्फिक्स स्तनोदर लंबन है तो उसका हेतु क्या है? Why लंबनम is at उदरम mostly, then it goes to नितंब, then it goes to thighs, then it goes to कंठ, then it goes to arm. Why? उसका कारण ऐसा है, देखिए कि these are the least moving areas. हमारे शरीर का कम से कम मूव होने वाला अवयव कौन सा है? उदर, जिस पर किसी भी प्रकार का ताण, टेंशन, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस जिस भाग पर नहीं आता है वो है टमी, वो है उदर। हम जिंदगी भर फॉरवर्ड बेंडिंग सी शेप में बैठते हैं। आप कमोड पर बैठो, डाइनिंग चेयर पर बैठो, क्लास में बैठो, सोफा देखने के लिए टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठो, हाँ जहां भी बैठोगे आप ऐसा लूज होके बैठोगे। भगवत गीता कहती है समम काय शिरोग्रीवम धारन अचलम स्थिरा। आपका शिरो, काया और ग्रीवा एक लाइन में होनी चाहिए। किसी की होती है नहीं, सारे फॉरवर्ड बेंड करके बैठते हैं, जैसा गर्भाशय में गर्भ बैठता है ना। आभुग्नो अभिमुखश्येते संकुचांगन जस्ते अंतःकोक्ष, तो फॉरवर्ड बेंडिंग सी शेप में बैठते हैं। वी शुड सिट, वी शुड स्टैंड, वी शुड वॉक इन इरेक्ट पोजिशन, समम काय शिरोग्रीवम, लेकिन वो नहीं होता है और हम फॉरवर्ड बेंडिंग करके बैठते हैं। सो द मोस्ट रिलैक्स्ड एरिया इन आवर बॉडी इज टमी, और उदर। इसलिए मेद का संचय वहां होता है। मेद का संचय इसलिए वहां नहीं होता है क्योंकि वो मेदो स्रोतस का मूल है। मेदो नाम स्रोतसाम वृक्को मूलम अपाहनम, तो वृक्कों पर क्यों नहीं होता है? ऐसे क्यों नहीं होता है कि दोनों किडनियों पर इतने बड़े बड़े गोले आपको पीठ पर दिखाई दे रहे? नहीं होता है ऐसे, होना चाहिए ना। अगर वो मेदो का स्रोत का मूल स्थान है तो किडनी पर 2 बड़े बड़े मेद के गोले आए हैं और आप जब चल रहे हो तो आपके पीठ के दोनों पीछे से दोनों मेद के गोले दिख रहे हैं। ऐसा दिखता है किसी का? L1 की एरिया पर किडनी कहाँ पर है? L1 L2 के आसपास है, तो किसी को दिखता है? नहीं दिखता है। तो क्यों फालतू में बातें करते हो कि मेदो स्रोत उसका मूल है? जस्टिफाई करना है इसलिए कोई भी रेफरेंस जोड़ दोगे क्या? ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि वी आर मोस्ट रिलैक्स्ड एट वपावह, वी आर मोस्ट रिलैक्स्ड एट आवर उदर, वी आर मोस्ट रिलैक्स्ड विदाउट एनी फिजिकल स्टेट एट आवर टमी। देयरफॉर टमी बढ़ती है, और जब टमी पर बढ़ के जगह खत्म होती है, टमी की दोनों तरफ से टायर दिख रहे हैं, तो वो सीट पर जाता है, क्योंकि टमी के बाद सीट एक ऐसी जगह है कि ज्यादा हिलती नहीं। उसके बाद वो थाइज पर आता है। यद्यपि थाइज हिलती है किंतु वो काफ मसल से कम हिलती। आपने किसी को देखा है कि किसी के वृष्ट बड़े हैं, किसी के बाहु बड़े हैं? नहीं, क्योंकि वो हिलता डुलता रहता है। इसलिए किसी का वृष्ट बड़ा नहीं होता है, किसी का एंकल बड़ा नहीं होता है। थाइज बड़े होते हैं लेकिन काफ मसल छोटे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं लेकिन आर्म्स बड़े होते हैं। द लीस्ट द मूवमेंट एट दैट एरिया मोर द मेद संचिति विल बी देयर। सो इट स्टार्ट्स विथ उदर, then extends to नितंब, then goes to thighs, then goes to कंठ, then goes to arms.
सोच के देखिए, ये हेतु है इसका कि कम से कम हालचाल उसकी होती है, इसलिए वहां पर ये संचित होता है। इसलिए करना क्या चाहिए फिर? तो फॉरवर्ड बेंडिंग से, रिलैक्स पोजीशन से मेद संचित वहां होती है, तो उन अवयवों पर स्ट्रेस आ जाए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बैकवर्ड बेंडिंग करो, साइड बेंडिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, स्पाइनल ट्विस्ट करो। इस प्रकार की चिकित्सा उसकी होती है। हर लक्षण का हेतु और हर लक्षण की चिकित्सा ढूंढोगे तो चीजें आसान हो जाती। हर चीज पर चंद्रप्रभा और मेदारी गुगुल काम नहीं करता है, और ना ही वाग्भट का विडंगादि स्थौल्य योग काम करता है, ना ही वाग्भट का व्यौषधि चूर्ण काम करता है। व्यौषधि चूर्ण कभी खा के देखिए, 16 गुना सख्त है उसमें, खाते खाते मुंह का सारा ये बिगाड़ देता है, स्वाद बिगाड़ देता है। हम ऐसे नहीं करते। हम आईटी फील्ड में काम कर रहे लोगों को पेशेंट के रूप में देखते हैं। पुणे में, पुणे इज द मेट्रो सिटी वेयर मैक्सिमम आईटी कंपनीज आ रहे हैं। 90% पेशेंट आईटी फील्ड से आते हैं। किसको चूर्ण खिलाएंगे, किसको सख्त खिलाएंगे? यहाँ लोग टैबलेट लेते हैं केवल। तो सात भावना दी हुई टैबलेट्स होती है जो उसके मेद पर, उसके कफ पर, उसके अग्नि पर, उसके वात पर काम करती है। जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे, न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित वाग्भट वर्जित। कहेंगे क्या करते हैं वो? अच्छा, नाउ व्हाई इट गोज देयर? बिकॉज चल और स्थिर गुण के कारण ये सारा डायलेमा होता है। चल है तो मेद संचित नहीं होगी, स्थिर है तो होगी। और स्थिरत्व का कारण है आस्या, द सेडेंटरी जॉब्स। आस्या क्या है? अव्यायाम क्या है? देखिए, बेड पर से उठेंगे, कमोड पर बैठेंगे, कमोड से उठेंगे, डाइनिंग चेयर पर बैठेंगे, वहां से उठेंगे कार के सीट पर, टू व्हीलर की सीट पर बैठेंगे, वहां से उठेंगे अपने क्लासरूम में, आपके ऑफिस के चेयर में बैठेंगे, वहां से आएंगे सोफा पर बैठेंगे, वहां से उठेंगे डाइनिंग चेयर पर बैठेंगे, वहां से उठेंगे बेड पर सो जाएंगे। कहाँ इसमें व्यायाम हुआ? नहीं हुआ। तो पिछले जमाने में केवल पुरुषों के लिए था, आजकल तो ये स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही हो गया है। इस कारण से, इस आस्या से, इस स्थिर गुण से, इस प्रकार के विहार के कारण मेद का संचय वहां पर। लोग कहते कि नहीं नहीं, वो अभी आपको इतना मेद का संचय हो गया, आप वॉकिंग के लिए जाओ, रनिंग के लिए जाओ, साइकिलिंग के लिए जाओ। पागल हो? आपका मेद कहाँ पर है? आपका मेद पेट पर है, आपका मेद नितंब पर है, आपका मेद कटी पर है, आपका मेद थाइस पर है। और काम कौन कर रहा है? काफ मसल और पाव। क्यों? आग रामेश्वरला लागली, बंब सोमेश्वरला चालला, गळू शेंडीला आणि जळू मांडीला लावताय तुम्ही। लुकिंग लंडन, टर्निंग टोक्यो, टारगेट किधर है? आपकी ट्रीटमेंट किधर जा रही? चोर सोडून संन्याशाला फाशी देतात। अगर आपके पेट पर मेद संचय है तो आपके पेट ने व्यायाम करना चाहिए ना, पावने नहीं। सीधी सी बात है, बराबर है ना? स्प्राइट की तरह सीधी बात, नो बकवास। तो मेद संचिति जहां पर है वहां पर अगर आयास हो जाए तो वहां के मेद का कुछ क्षय होता है। वरना मैंने तो 1 साल तक वो जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग करने वाले लोगों का इंटरव्यू लिया है। 2000 से ज्यादा लोगों का मेरे पास इंटरव्यू है कि आप कितने दिन से चल रहे हो, कितने किलोमीटर चलते हो, कितना समय चलते हो, कितना टमी था, कितना कम हुआ, कितना केजी था, कितना हुआ। कुछ खाक नहीं होता है। आप किसी भी जॉगिंग ट्रैक के बाहर 4 दिन बैठो और लोगों को पूछो, जितनी टमी है पिछले 6 महीने से उतनी ही है। क्योंकि पांव काम कर रहे हैं, संजय तो मेद का टमी पर है। टमी पर कौन काम करेगा? वो कोई नहीं करता है। तो टमी पर काम करो, नितंब पर काम करो, स्टिक्स पर, स्तन पर, उदर पर, थाइस पर काम करोगे तो काम होगा। इसलिए टारगेट ओरिएंटेड काम करते, इसलिए मैं वॉकिंग के, रनिंग के, साइकिलिंग के प्रतिपक्ष में हूँ, विरोध में हूँ। साइकिलिंग से तो पागलों जैसा व्यायाम नहीं है कोई। साइकिलिंग में आपका आधा शरीर तो सीट पर बैठता है, यानी उसको तो कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। फिर आप पांव चलाओगे और जिस समय साइकिल को गति आ गई पांव भी बंद हो जाएंगे। इसमें कहाँ का व्यायाम हुआ? ये व्यायाम है ही नहीं, ये फैशन है। मेरे पास 20,000 10,000 की साइकिल लेना मैं अफोर्ड करता हूँ, दूसरे लिए है, तीसरे लिए फ्लैट सोसाइटी में मेरा स्टेटस है, अमुक है तमुक है, इसलिए मैं साइकिलिंग को जाता हूँ। पागलपन है। 10 लोग करते इसलिए 12वां भी उसमें जुड़ जाता है। देखिए, किसी का मुझे वैयक्तिक कोई अपमान नहीं करना है, लेकिन सोचो यार, पहले सारी दुनिया करती इसलिए आप करते हो, जो सबको करते हो यार वो हम तुम क्यों करें? ऐसी वृत्ति क्यों नहीं है? पहले सोचो, एनालाइज करो क्या सही है क्या गलत है। सारी बकरियां एक और जा रही है इसलिए आप भी उसमें सम्मिलित हो, नहीं करना है ऐसे। मैंने तो पूरा एक सीरीज बनाया है, चालते वहा की नमस्कार। चलते क्यों हो? सूर्य नमस्कार करो। इस पर 6 व्याख्यानों की सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसको उत्सुकता है वो देख ले। अस्तु, मेरा कहना है कि टारगेट ओरिएंटेड एक्सरसाइज होना चाहिए। एयर साइकिलिंग, हाँ, बेड में जैसे लेटे हो वैसे लेटे रहो। आपका जो लिया हुआ आपके शरीर के ऊपर चादर है वगैरह उसको निकाल दो और हवा में साइकिल चलाओ, हवा में चलो। when you lift up your half body from your waist in the air and you try to move your legs forward and backward, it is a great exercise. आप 1 घंटा जमीन पर चल सकते हो,
लेकिन आप 1 घंटा एयर साइकिलिंग नहीं कर सकते। ये सही व्यायाम है आपके थाइज के लिए और आपके नितंब के लिए। तो आपकी थाइज 15 दिन में कम होगी, आपका जो स्फिक बढ़ा हुआ है, चल स्फिक, वो कम हो जाएगा। करके देखो। फिर स्पाइनल ट्विस्ट करो, समम काय शिरोग्रीवम, एल शेप में बैठो और आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको राइट और लेफ्ट में पूरा का पूरा घुमा और ट्विस्ट करो, स्पाइनल ट्विस्ट करो 25x4, 100 बार करोगे तो 15 दिन में टायर कम हो जाएंगे। टो टच करो, सीधा खड़े रहो त्रिकोणासन की तरह, इस हाथ से दूसरे हाथ पांव का, दूसरे हाथ से पहले पांव का अंगूठा छूने का प्रयास करो। तो आपका जो है वो टमी पर आने वाला, आपका जो पेट पर आने वाला, टायर्स पर आने वाला में कम होता है। करके देखने की बात है। इसमें क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध काल, हाथ सूर्य तो जयद्रथ। इतना ही आसान है, इतना ये सत्य है। करके देखने की बात है, साक्षात्कार की बात है। इसमें ना मेरा आपका कुछ है, ना वाग्भट का चरण का कुछ है मेद संचय। वहां पर मैंने आस्या की जगह पर चल गुण लगाया, चल गुण से वहां पर व्यायाम हुआ, व्यायाम से वहां मेद संचय जो है कम हो गए। करके देखिए। अभी ये एक चरक लिखता है, मेद सावृत मार्गत्वात् शीघ्रम। अरे क्या, कहाँ का मेद, कहाँ का आवृत? हाँ, तुमने मेदसावृतवाद के लक्षण क्या लिखे, चलस निग्धो मृदु शीत शोफो। कहाँ शोफ आता है आपके स्थौल्य में, और कहाँ शैत्य होता है? उसको तो इतनी भूख लगती है, आपने यहाँ पर अरुचि लिख के रखा है। तो ना तो शोफ होता है ना रुचि होती है, उसको तो इतनी भूख लगती है कि क्या जान चले जाए उसकी। तो काहे का मेद, काहे का आवरण? मुझे तो आवरण कभी पल्ले ही नहीं पड़ा है, जो चीज समझते नहीं लोग उसको आवरण बोल देते हैं। मेरा मानना ये है, देखिए मैंने पहले भी बोला आपको कि एक वैद्य जब 20 साल की प्रैक्टिस करता है तो उसकी अपनी मानवीय बुद्धि कुछ होती है। आप मुझको अहंकारी कहोगे, आरोगण कहोगे, व्रात्य कहोगे, बंडखोर रिबेल कहोगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वस्तु स्थिति है कि अगर आप 20 साल से उस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आपकी बुद्धि और आपके अनुभव के द्वारा आपके कुछ आकलन बनते हैं। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो भी शास्त्र के संदर्भों के सिद्धांतों के साथ। पहला है कि एक्स्ट्रा केजी होता है। मान लो कि एक 5 फुट का आदमी है, उसका 60 केजी वेट होना चाहिए। हाउ मेनी इंचेस, दोज मेनी केजीज। लेकिन उसका वेट होता है 65, 70, 75, 80, 85, 90। यानी वो हर क्षण 60 की तुलना में 10, 15, 20, 30 किलो वेट कॅरी कर रहा है, ढो रहा है उसको, एक कुली की तरह, पोर्टर की तरह। एका हमालाप्रमाणे तो ओझं वाहत असतो. To carry that much extra weight, he needs energy. As he needs energy, there is a demand for energy in terms of hunger. As there is hunger, he will eat. He will eat, and one more kg will be uploaded, added. So more the kgs, more the energy need, more the hunger, more the eating, more the kgs. Again, this is the vicious circle. It is not Medasavrit Margatva. No, ऐसा मेरा मत है। और तुम चरक को झुटला रहे हो? नहीं भाई, चरक को नहीं झुटला रहे हो, तुम्हारा चरक तुम्हारे पास रखो, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। मतमतांतर बताने में क्या प्रॉब्लम है क्या? अगर आपकी चरक ने कहा कि 3 विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और क्या कटु, और सुश्रुत ने कहा कि नहीं, अम्ल विपाक नहीं होता, मधुर और कटु होते, तो आपने मान लिया ना। तो आपको क्या प्रॉब्लम है दूसरा एक मत सुनने में? मैंने ये नहीं कहा कि मेदसावृत नहीं होता। अरे नहीं होता है तो मतलब मेरे को पल्ले नहीं पड़ता। मेरा मत ये है जो मैंने आपके सामने अभी रखा, जिसमें ना मेद है, ना औरत है, ना वात है। अरे जो हाथ में पकड़ने को ही नहीं आते उनको क्यों टारगेट करूं मैं? हाँ, मान लो निदान कर लिया आवरण, उसको क्या गोली मारोगे? उसकी चिकित्सा लिखी है प्रमेह वात मेदोग्निम आढ़्यवात। अब प्रमेह की चिकित्सा से हुआ है क्या वो शरीर किसी का कम? अगर होता तो कितना अच्छा होता, फिर नई सूर्य से रेशम निकलने की बारी नहीं आती ना। तो इसलिए अस्तु, तो ये रिपीट होता रहता है। नाउ व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज देयर आर 3 डाइट्स। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, एंड डिनर इज द कल्प्रिट। आपको 30 प्लस की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40, 45, 50, 55 साल की उम्र में तीसरा डाइट क्यों चाहिए? व्हाई डू यू नीड थर्ड डाइट? आप डिनर करके क्या करोगे? आप डिनर में रोटी खाओगे, सब्जी खाओगे, दाल खाओगे, राइस खाओगे, फिर ऊपर से डेजर्ट खाओगे, फिर ड्राई फ्रूट खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, मिल्कशेक पियोगे, एक गिलास दूध पियोगे और सो जाओगे। यानी इतना सारा ठूसोगे उसमें, अति संपूर्ण करोगे रात के डिनर में और सो जाओगे। तो वो जो डिनर के समय आपके शरीर में कैलोरी गया, फैट गया, ग्लूकोज गया, हाँ क्या, या मेरे परिभाषा में पृथ्वी गया, जल गया, कफ गया, मेद गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका यूज कौन करेगा? कोई नहीं। और 8 घंटे बेड पे पड़े रहोगे और सुबह उठोगे और किंग साइज नाश्ता करोगे। भाई तुम नाश्ता क्यों कर रहे हो? कि रात भर आपने क्या ऐसा काम किया कि आपको नाश्ते की जरूरत पड़ी? लेकिन नहीं, हमें नाश्ता भी करना है, डिनर भी करना है, और लंच तो हम चारों वक्त खाएंगे ही खाएंगे। फिर दोपहर को हम जंक खाएंगे, फिर हम चाय पियेंगे, फिर चाय में डुबो के बिस्कुट खाएंगे, फिर भिगोआ हुआ बादाम खाएंगे। क्यों? फिर होटलिंग करेंगे, फिर चाट खाएंगे। ये अति संपूर्ण है।
मेरा ये मानना है आजकल जो बड़ी मात्रा में ओबेसिटी का प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, अतिस्थौल्य का प्रॉब्लम आ रहा है, शेपलेस सेंट्रल ओबेसिटी का प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, उसके अगर पैथोलॉजिकल चीजें छोड़ दी जाए, यानी किसी को अनकंट्रोल शुगर है, उसके कारण उसका मसल लॉस होता है, सेंट्रल ओबेसिटी आ जाती है, किसी को पीसीओएस है, अस्तु पीसीओएस का भी मूल कारण फिर से आस्या ही है। तो ये अगर पैथोलॉजिकल जो चीजें उनको छोड़ दिया जाए और आहार विहार जन्य स्थौल्य का विचार करें, तो ये स्थिति है कि अननेसेसरी ब्रेकफास्ट और अननेसेसरी डिनर जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भूखा रहे? नहीं, भूखा नहीं रहना है। अभी 35 साल की उम्र में, 40 साल की, 45, 50 साल की उम्र में आपको रोज मिल्क क्यों पीना है? रोज आपको फल क्यों खाने हैं? पल्प और फ्लूइड अंदर जाएगा तो पृथ्वी और जल अंदर जाएगा, क्लेद अंदर जाएगा, तो मेद नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? आपको ड्राई फ्रूट खाने की क्या आवश्यकता है इस उम्र? आपको नॉनवेज खा के, आप क्या बढ़ते उम्र के बच्चे हो कि आप दूध पी रहे हो, या आप डिलीवरी की हुई वो लेडी हो, बाळंतीण वय ज्याला म्हणतात वो हो, कि आपको ड्राई फ्रूट खाना है? क्यों? ये मुख दिया है इसलिए खाते रहना है। पेशेंट ये पूछता है कि सर क्या खाऊंगा तो मेरा वजन कम होगा? मैं उसको पूछता हूँ यार तू खाएगा तो वजन कैसे कम होगा? तू नहीं खाएगा तो वजन कम होगा ना। तो मुझे ये पूछ कि मैं क्या न खाऊं। तो मुझे ऐसे कैसे पूछ सकता है कि मैं क्या खाऊं तो वजन कम होगा? ये बात ही गलत है। अग्निना सिंचित योग्यता भावात, ये आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है कि मैं क्या खाऊं तो मेरा वजन कम, खाकर कैसे वजन कम होगा? खा खा के तो तूने बढ़ाया, थोड़ा सा कंट्रोल रखेगा कि नहीं रखेगा? इसलिए पेशेंट को पहले ये कन्विंस करना है कि मैं मेरी गोलियों से तेरा वजन नहीं कम करने वाला हूँ, यू हैव टू यूज योर वेट। फिर आपसे गोलियां क्यों लेनी है? गोलियां इसलिए लेनी है कि तेरा जो वजन तू यूज करने वाला है वो फिर से वहां पर संचित ना हो। ऐसी व्यवस्था मैं तेरे शरीर में करूंगा, जब तू स्थूल नहीं था तब वो व्यवस्था नैसर्गिक रूप में काम कर रही थी, जो फिर से काम करेगी। तू 4 बार खाना खाता था तेरी जवानी में, फिर भी तू 30-35 की उम्र तक एकदम नॉर्मल वेट पर था, 50, 55, 60 के पहले के वेट पर था, और बाद में अचानक तू इतना फूल जाता है, कैसे? सो दैट सिस्टम which controls your मेद, which manages your fat, that fat managing, that मेद नियोजन करने वाली जो सिस्टम है शरीर में, आप उसको अग्नि कह लीजिए, मेटाबॉलिज्म कह लीजिए, आपको जो कहना है वो कह लीजिए, उसको रिस्टोर करने का प्रयास इन चिकित्साओं के द्वारा होता है, न कि संचित मेद को कम करने का प्रयास मेरे चिकित्सा के द्वारा करता हूं मैं। तो हेतुम हेतु हो अवर्तनम, मेद संचय बढ़ाने वाले आहार और विहार आपको बंद करने के लिए बोलूंगा, और समानाम चानुबंधस्या, अच्छे सद्भाव आपके शरीर में, शरीर धातुओं का कैसे हो, अच्छा माउस बने, इसके लिए मैं आपको आहार में सजेशन दूंगा, विहार में सजेशन दूंगा। तो आई विल करेक्ट योर औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा है औषध, अन्न और विहार, इनका कंसल्टेशन, केवल औषध नहीं। आप मुझे पूछोगे स्थौल्य के लिए आप क्या देते हो? कुछ नहीं देता, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ड्रग एंड डिसीज, आई बिलीव इन ट्रीटमेंट। आई एम नॉट अ मेडिसिन सेलर, आई एम हेल्थ कंसल्टेंट। सो आई will first correct his ahar, then his vihar, and then I will administer औषध if necessary, or whatever necessary after ahar and vihar. तो ये बातें हमें उनको समझानी है कि तू खाएगा तो तू कैसे कम। इसलिए पहले औषध के पहले अन्न और विहार की बात है। सो मेरे मेद चिकित्सा के, मेरे स्थौल्य चिकित्सा का जो यश है, जो मैंने आपके सामने रखा, उसका कारण ये है कि मेरे टीम में 2 लोग हैं, परिश्रम और मिताहार। परिश्रम मिताहारो भूक्तौ अश्विनी सुतौ, तो 2 उपसंश्रित्य, उनका अगर संश्रय करेंगे तो आपको रोग नहीं होगा। तो पहला है परिश्रम, आपने कुछ परिश्रम करना चाहिए, और वो परिश्रम ऐसा होना चाहिए जो फॉरवर्ड बेंडिंग के बराबर विपरीत साइड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग होगा, जिसमें सबसे आदर्श है सूर्य नमस्कार। आपको एफडी जो है आपकी फैट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, उसको तोड़ना है, उसको यूज में लाना है। इसलिए सेविंग में पैसा डालना बंद करो। आप जो 3 वक्त का आहार खा रहे हो उसको कंट्रोल करो। यू शुड यूज योर ओन फैट। आप आपका मेन आपके लिए उपयोग में लाओ उसको। आप जैसे आपके कपाट में साड़ी पड़ी है, ड्रेसेस पड़े हैं, आपके बैंक में 0 बढ़ते जा रहे हैं, वैसे आपके पेट पर, आपके टमी पर, आपके टायर्स पर, आपके स्टिक पर ये मेद संचय होता जा रहा है। उसको उपयोजन में लाओ, उसका कुछ प्रयोग करो आपके शारीरिक रोज के हालचाल के लिए, विहार के लिए। कुछ मस्कुलर एक्सरसाइज करो। योगा से कम नहीं होता है, प्राणायाम से कम नहीं होता है। आई बेट इट, योग से और प्राणायाम से मेद कम नहीं होता है। बैठने वाली चीज है। तुम रोगी भोगी लोग हो, वो योगी है, वो योगी पहले से कृष्ण है, वो कुछ भी बोलेगा,
स्टेज के ऊपर खड़ा रह के 3000 लोगों के सामने स्टेज पर बात करना अलग है, और अक्रॉस द टेबल एक पेशेंट के साथ बात करना अलग बात है। वो योगी है, आप रोगी भोगी हो, आप उसकी तुलना में जा ही नहीं सकते कभी। वो पहले से कृष्ण है, उसमें क्या आपको वो दिखाई देगा स्थौल्य कम हुआ कि नहीं हुआ। और योग जो है वो मन के लिए है, योगेन चित्तस्य। आप योग को घसीट के शरीर के लिए क्यों लाते हो? और आयुर्वेद में मन का विषय है, ऐसा एक दूसरे की ओर घसीटते क्यों हो यार? आयुर्वेद को शरीर के लिए लेने दो, योग को चित्त के लिए लेने दो। लेकिन योग और प्राणायाम से ये लोग शुगर ट्रीट करेंगे और मेद कम करेंगे। क्यों? आपको रेलवे को हवा में क्यों उड़ाना है और विमान को आपको पानी में क्यों चलाना है? जो जिस जगह है उसको वहां रहने। इतना मेरा सामान्य सा आकलन है, बहुत छोटा सा आकलन है, मैं स्मॉल ब्रेन वाला आदमी हूँ इस कारण से। तो परिश्रम, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। एडवर्टाइज क्यों देखनी है? फिर एडवर्टाइज में जो सेंटेंसेस आते हैं वो टैगलाइन बन के समाज के मन में दृढ़ हो जाते हैं, उसको आप वहां पर यूज करो कि देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आप ये कहोगे कि मैं जो चाहे खाऊंगा, जो चाहे पीऊंगा, मैं व्यायाम नहीं करूंगा और आप मुझे टैबलेट दे दो, मैंने आपको पैसा दिया। नो नो, यू कैन नॉट परचेस योर हेल्थ। आई एम नॉट हियर टू सेल योर मेदक्षय, नो नॉट एट ऑल। आई एम हियर टू मैनेज योर मेद एंड यू आर द हीरो, आई एम द वार्ड बॉय। मैं कोने में खड़ा हूँ, क्लिनिक से बाहर पड़ने के बाद तेरे ऊपर मेरा कुछ कंट्रोल नहीं, जो कुछ करना है तुझे करना है। तो क्या करना है? थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। हम अपने औषध से तेरा मेद कम नहीं करेंगे, क्योंकि औषध से कम करेंगे तो फिर से आएगा। तो पहली बात है परिश्रम, जो मैंने आपको बोला कि मेद संचय जहां पर है वहां पर फिजिकल स्ट्रेस आए, सूर्य नमस्कार है, स्पाइनल ट्विस्ट है, एयर साइकिलिंग है, टच टो है, ऐसी चीजें मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। चलने के मैं उतना पक्ष में नहीं हूँ। जिनको उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वो लोग हर स्लाइड के ऊपर जो यूट्यूब का चैनल का एड्रेस दिया है वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं। अस्तु, दूसरा है मेरी टीम में मित आहार। मिताहार का अर्थ अल्पाहार नहीं, क्रैश डाइट नहीं, उपासमार नहीं, स्टार्विंग नहीं। मित का अर्थ है काउंटेड, आहार का अर्थ है भोजन, काउंटेड भोजन। जितना तेरी क्षुधा शमन के लिए जरूरी है उतना तू खा, ठीक है ना? गुरु चातर्पणम स्थूले, गुरु अपतर्पण नहीं होता। लेकिन लघु जो आहार है वो हम अतितृप्तता तक खा सकते हैं ना, समझ रहे? कि आपने एक ये लिया, क्या लोह का गोला लिया और वो एक पलड़े में रखा, तराजू के एक पलड़े में लोह का गोला रखा 1 kg का, और इधर आप एक कागज का पन्ना रखते चले गए दूसरे पलड़े में। तो कुछ 100 कागजों के बाद, 1000 कागजों के बाद वो जो कागज का वेट है वो लोहे के बराबर होगा ना। लघुनाम नाति तृप्तता। आप लघु आहार बड़ी मात्रा में करोगे तो अलाउड है, अति तृप्तता मत जाओ। यानी यू कैन क्रॉस योर सैटिस्फैक्टी बाय लघु आहार। एंड विच इज द लघु आहार? लघु आहार इज वर्जित धान्य। आप अगर वर्जित धान्य का सेवन करेंगे और वो आपकी क्षुधा के परे भी करेंगे, बारंबार भी करेंगे, मैं तो कहता हूं कि 23 घंटों में अगर आपको 46 बार भी भूख लगे तो भी आप ये वर्जित अन्न खा सकते हो। व्हाट इज वर्जित अन्न? लाजा, लाजा स्त्रुट छर्दती सार मेह मेद कफच्छिदा। मेद का छेदन करने वाली लाजा है। लाजा छर्दिशु, लाजा छर्दी का अग्रय संग्रह है। छर्दी क्लेद प्रधान स्थिति है, पृथ्वी और जल का सद्भाव है। ऐसे पृथ्वी और जल के सद्भाव को शोषण करके लाजा बंद करती है। तो मेद जैसे शिथिल, मेद जैसे पृथ्वी जल प्रधान धातु का शोषण करना लाजा के लिए संभव है। इसलिए लघुनाम नाति तृप्तता, कि डिनर के समय आप लाजा का भक्षण करो, जितना करना है उतना करो। मैं पिछले 10.5 साल से लाजा पर हूँ, रात के समय मैंने डिनर नहीं किया। इट इज पॉसिबल। अभी 40-50 की उम्र में आपके शरीर में क्या बढ़ोतरी होगी? आप 20 की उम्र के हो क्या कि रैपिड ग्रोथ हो रही धातु की, इसलिए आपको 4 बार खाना खाना चाहिए? नहीं, आप अभी 50-40 की उम्र में आपके शरीर में कुछ बढ़ता नहीं है। सो व्हाई डू यू नीड द लास्ट मील, दैट इज डिनर? नो। लेकिन पेट खाली नहीं रख सकती, क्योंकि पित्त प्रकोप होगा, क्षुधावेग का अवरोध होगा, बलमांस क्षय होगा। इसलिए उसको ऐसी चीजों से भरो जो वर्जित अन्न के रूप में है, जो अग्निवायु आकाशात्मक है, जो मेद का शोषण करेंगे। दैट इज लाजा। करके देखो। आई एम ओपनिंग माई सीक्रेट्स, माई ट्रेड सीक्रेट्स आपके सामने रख रहा हूं। तो आपका डिनर हो गया, पेट भर गया, आपको स्टार्विंग नहीं है, आपको कलकल होने की बात नहीं, हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, पेट भर गया ना आपका। कितना भी खाओ, क्वांटिटी पर कोई कंट्रोल नहीं। और आप जब सुबह उठोगे तो आप शिंगी वर्ग खाओ, जो आपके मसल का, आपके प्रोटीन का संरक्षण करेगा। इसलिए whatever the आहार we suggest, it assures that there is no malnutrition, no muscle wasting, no protein loss, no solid weight loss, no cramps, no sprain, no fatigue, because we are completing his tummy with
Laja, that is glucose is assured. And in the breakfast, we are allowing him to go for Shimbi Varga, that is Mudga, Masura and Rajamashal. So शिंबी वर्ग the प्रोटीन इज आपको जिस भाषा में बोलना है उस भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे तो शिंबी है, कषाय है, जो मेदे के विपरीत है लेकिन शुद्धा का संबंध करता है। ठीक है, एवरी डे पेशेंट शुड फीड लाइटर, एनर्जेटिक, एफिशिएंट एंड बबली। बबली मीन्स उत्साह युक्त होना चाहिए। हर दिन उसको लगना चाहिए कि मैं कल से ज्यादा लघु हो गया हूँ, लाइट हो गया हूँ, कल से ज्यादा मुझे थकान नहीं है लघु होने के बावजूद। आई एम फीलिंग लाइटर एंड एनर्जेटिक एंड एफिशिएंट एंड बबली। ये उसको हर दिन लगना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर से शैथिल्य कम होता है, मेद कम होता है, तमोगुण कम होता है, इसलिए वो सत्व की ओर अग्रसर होता है, आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, प्रफुल्लित होता है। मेद क्या है? मेद शिथिल है, पृथ्वी जल है, क्लेद प्रधान है, इसलिए लाजा हम वहां पर थे। दूसरा, जिसके फलश्रुति में मेद और कफ का उल्लेख आया है वो है मेद कफाड्य पवन स्तन्य दोष निबरहणो वचा हरिद्रादिगणो। वचा और हरिद्रादिगण जो है उसकी 7 भावनाओं की टैबलेट का हम प्रयोग करते हैं। प्राय हमारी जो प्रैक्टिस है वो 60-70% तक इस अकेले टैबलेट पर चलती है, वचा हरिद्रादिगण पर, जिसको 7 भावनाएं दी हुई रहती है। मेद हर है, कफ हर है, आढ़्य पवन मेदसावृत मार्गत्वात् आढ़्यवातस्य उच्यते। आपको स्थौल्य को आढ़्यवात के रूप में समझना है वैसे समझिए। उसका भी स्तन्य दोष निबरहणो, स्तन्य दोष, स्तन्य रस के समान है, रस कफ के समान है, कफ मेद के समान है, मेद पृथ्वी जल के समान है, और वचा और हरिद्रा ये गण जो है ये पृथ्वी जल के विपरीत है। आज भी आप पीसीओडी के लिए मेटफॉर्मिन दे रहे हो। पीसीओडी क्या है? वो एलएच, एफएसएच, पीआरएल इस एक्सिस पर है, यानी आप रज और स्तन्य का विचार कर रहे हो, और रज और स्तन्य के विचार के साथ आप मेटफॉर्मिन दे रहे हो, यानी आपके भी दिमाग में कहीं पर रज, स्तन्य, क्लेद, शुगर, पृथ्वी जल ये है ही, आपको चाहे उस संज्ञा का आकलन न हुआ हो, हमें तो ऐसे लगता है। ठीक है ना? तो पीसीओएस में अगर आप डायबिटीज की दवा दे रहे हो तो हमने स्थौल्य में वचा हरिद्रादिगण किया तो क्या गलत किया? फिर मधुर रस जो है उसके अतियोग में लिखा है कि कुरुतेत्युपयोगेन समेद श्लेष्मज्ञानगदान स्थौल्य। मेद, कफ और स्थौल्य इनका आधिक्य ये मधुर रस के कारण होता है। मधुर रस किनसे बनता है? पृथ्वी जल से। आप किसी भी ओर से जाएंगे तो फिर आप वही पंचभौतिक चिकित्सा, वही पंचभौतिक लक्षण, वही पंचभौतिक हेतुत्व पर आएंगे। पूरा त्रिस्कंद जो है वो दोष रस गुण महाभूत पर चलता है। चरक लिखता है शरीर समझना है तो यश्च दोष विकल्पविद, और सृष्टि समझनी है, आहार विहार समझना है तो यस्याद रस विकल्पज्ञ। ये दो विकल्प जिसको पता है, न समूह्य अधिकाराणाम हेतुलिंगोपशांतिषु, यानी त्रिस्कंद का आकलन रस विकल्प और दोष विकल्प पर है, और रस और दोष इनका तत्राद्यामार्तम मनन्ति त्रयस्तिक्तादय कफम कषायतिक्त मुद्रा, ये जो परस्पर संबंध है 3 रसों का, सॉरी 6 रसों का और 3 दोषों का, ये महाभूत के कारण एक्सप्लेन होता है कि पहले 3 रसों में पृथ्वी जल है, इसलिए वो वायु आकाश प्रधान वात को कम करता है। अंतिम 3 रसों में अग्निवायु आकाश है, इसलिए वो कफ यानी पृथ्वी जल प्रधान कफ नामक भाव को नष्ट करता है। कषायतिक्त मधुर ये शीत गुण प्रधान यानी सोम प्रधान रस है, इसलिए वो उष्ण गुण प्रधान अम्ल कटु लवण से बढ़ने वाले पित्त का शमन करते हैं। ये सारा महाभौतिक डिस्प्ले है, ये सारा इंटरप्ले महाभूतों का है। आप जिस पंचभौतिक चिकित्सा को दातार शास्त्री के वरदान से, उनकी कृपा दृष्टि से सीख रहे हैं, उससे ये अलग है। ये आयुर्वेदीय पंचभौतिक चिकित्सा है, ये वाग्भट सूत्र स्थान 14 की पंचभौतिक चिकित्सा है, जहां पर वो लिखता है उपक्रम्य सहित द्वित्वाद विधय उपक्रमो मता एक संतर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ब्रूहणो लंघन चेति तत्पर्याय उदाहरतो भौमापम इतरच्यते। ब्रूहण जो है, संतर्पण जो है, वो भौमापम, भौम और आपम पृथ्वी और जल प्रधान है, दैट इज स्थौल्य, और उसकी जो चिकित्सा है वो अपतर्पण है, वो लंघन है जो अग्निवाय आकाश प्रधान है, जो वचारिद्रादिगण से आती है या कटु रस से आती है। मधुर के एग्जैक्टली विपरीत द्रव्य कौन सा, सॉरी रस कौन सा है? कटु है। मधुर आम्ल लवणाः कटुतिक्त कषायाश्च इतरेतर प्रतिपक्षाः यथा संख्यन। मधुर के विपरीत कटु है, अम्ल के विपरीत तिक्त है, लवण के विपरीत कषाय है, अम्ल के विपरीत लवण नहीं है, अम्ल के विपरीत लवण नहीं है। यद्यपि वंदनीय परम आदरणीय वैद्य रत्न दातार शास्त्री का यह कहना है कि ये जो पंचभौतिक चिकित्सा उन्होंने प्रणीत की है वो अम्ल धर्म और क्षार धर्म पर निर्भर है। वो मदात्य में आने वाले एक श्लोक पर आती है कि शार्वेयाति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। इस श्लोक का ये विस्तारीकरण है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि अम्ल के विपरीत तिक्त है, लवण के विपरीत कषाय है। अस्तु, ये अन्यान्य मतमतांतर होते हैं, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना। इसलिए वैद्य रत्न दातार शास्त्री महोदय जी ने जो पंचभौतिक चिकित्सा का प्रणयन किया है वो अलग बात है,
लेकिन शास्त्र में जो पांचभौतिक की चिकित्सा आती है वो वाग्भट सूत्र 14 में जाती है, वो बहुमापम और इतरत, पृथ्वी जल और अग्निवायु आकाश, ऐसे 2+3 इज इक्वल टू 5, इस रूप में ये प्रस्थापित है। तो मूल पांचभौतिक चिकित्सा वाग्भट सूत्र स्थान 14 में आती है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अभी जैसे मधुर के विपरीत आप कटु दे सकते हो, तो मैंने मिर्ची तक दी है, मिर्ची संहिता में उल्लेखित नहीं है, लेकिन मिर्ची अत्यंतिक तीव्र, तीक्ष्ण, उष्ण ऐसा कटु रस का प्रतिनिधिक द्रव्य है, जो यथासंभव उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। मैंने उसके साथ भावना की टैबलेट बनाई है और उसको मैं बहुशः प्रयोग करता हूँ आचार्य दरादिगण के साथ साथ। शुंठी पिप्पली रसों इनका प्रयोग करता हूँ, जो कटु रस के अपवाद द्रव्य है, कटु रस के होने के बावजूद जो वात का प्रकोप नहीं करते। तिक्तम कुटज भूयिष्ठम अवृष्टम वातकोपनम मृते मृता पटोलेभ्याम शुंठी कृष्णा रसोनतः, शुंठी कृष्णा यानी पिप्पली और रसोन। इसके साथ साथ ही पूरा कुटुकादि गण है जो ग्रीन ग्रेवी के रूप में आता है, हरितक वर्ग के रूप में आता है, पुदीना है, लहसुन है, धान्यक है, जीरक है, अजमोदा है, प्याज है, ये सारा जो है ये ग्रीन ग्रेवी के रूप में जो आता है, ये सारा कटु वर्ग जो है, कटु रस स्कंद जो वाग्भट सूत्र स्थान 10 में या वाग्भट सूत्र स्थान 6 में आता है हरितक वर्ग के रूप में, ये सारा का सारा कफ मेद हर है, स्थौल्य हर है। फिर भोजन, दोपहर का भोजन, सुबह का भोजन तो आपने शिंबी वर्ग, रात का भोजन तो आपने लाजा के रूप में बोले, दोपहर के सब कुछ खाओ दोपहर के भोजन में। दोपहर के भोजन का कारण यह है कि आप चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, विचार करते हो, whatever you will consume you will use in your daily routine, so you are allowed to eat each and everything। लेकिन भर्जित धान्य खा, तो चपाती की बजाय फुल्का खाओ, जो अग्नि के बहुत पास है, कुकुल कर पर भ्राष्ट कंद अंगार विपाचितान, अंगार विपाचितान अन्य सबसे लघु होता है, वो ज्यादा उपयोगी है। फिर फल शाक खाओ, क्योंकि पत्र पुष्प फल नाल कंद ऐसे 5 शाक है, जिसमें से कंद और नाल अत्यंतिक गुरु है, जो कफ मेद को बढ़ाएंगे। पत्र और पुष्प अत्यंतिक लघु है, जो वात को बढ़ाएंगे। तो मध्यम मार्ग अनुयात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा, ये जो है फल शाक खाना चाहिए, ऐसा ये आहार का नियोजन है। चिकित्सा के द्रव्य मैंने आपको बता दिए, कटोरस है, मिर्ची है, शुंठी है, पिप्पली है, वचार गण है। उसके साथ साथ अगर कोई अन्य उसके कंप्लेंट्स है उसके साथ, तो फिर बाकी गणों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि मुस्तादी गण है, अगर पीसीओडी के पेशेंट है या कोई पीआईडी है या कोई गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स है, उसके साथ साथ सिस्ट है, व्हाइट डिस्चार्ज है, ऐसी स्थिति में मुस्तादी गणों का प्रयोग होता है। या फिर उष्ण प्रकृति न होकर शीत प्रकृति के हमें द्रव्य देने हैं, तो निग्रोधादि गण का प्रयोग होता है। उसके साथ साथ कुछ एलर्जिक कंडीशन है, श्वास है, पीनस है, तो वत्सकादि गण का। उसके साथ साथ अगर कोई पाइल्स की बीमारी है, तो उसको मांस प्रधान विकृति ऐसे समझ के मुष्ककादि गण का प्रयोग होता है। त्वचा रोग है, उसके साथ साथ कृमिजन्य कोई प्रेजेंटेशन है, तो वचार गण के साथ साथ हम अर्कादि वर्ग का प्रयोग करते हैं। पीनस है, प्रतिशाय है, या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कुछ प्रॉब्लम है, तो सुरसादि गण का प्रयोग होता है। फिर योनि दोष है जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, मुष्ककादि गण जो एक्यूट के लिए है, लेकिन क्रॉनिक के लिए रुद्रादि गण का प्रयोग होता है। फिर कोई अश्मरी जैसे उसके साथ सिम्टम्स है, तो फिर उषकादि गण का प्रयोग होता है। अत्यंत अरुचि है या बहुत टेढ़ा पेशेंट है, मांस प्रधान पेशेंट है, तो वर्ण आदि का प्रयोग होता है, आसन आदि का प्रयोग होता है, लेकिन इनका प्रयोग कम मात्रा में होता है, एज पर द कंप्लेंट होता है। द मेन लीडिंग जो रोल होता है वो वचार गण के रूप में प्रयोग करते हैं। कोई अगर त्वचा रोग का पेशेंट उसके साथ आता है, तो फिर आर्गवदादि का प्रयोग, प्राय श्रावी अगर स्थिति है तो आर्गवदादि गण का प्रयोग होता है। या फिर कोई हेपेटिक प्रेजेंटेशन है, उसके पहले अभी चिकनगुनिया होके गया है, टाइफाइड होके गया है, मलेरिया होके गया है, जॉन्डिस होके गया है, हेपेटाइटिस किसी अन्य इन्फेक्टिव रूप में होके गया है, तो पटरादि गण का प्रयोग होता है, क्योंकि इन सभी में कफ का, मेद का फलश्रुति में उल्लेख है। तो इस तरह से ये काम हम चिकित्सालय में करते हैं, और जैसे स्थौल्य का काम करते हैं वैसे ही प्रमेह का काम करते हैं। जो आपको मैंने सबसे पहला पेशेंट दिखाया था, वो मेरे पास कोई इसके लिए नहीं आया था कि आप मेरा वजन कम करके दे दो, इट वॉज हिज साइड बेनिफिट। ये जो प्रथम पेशेंट है जिसका मैंने आपको उल्लेख किया कि ये 214,348 से 990 और 118 11.2 HbA1c से नॉर्मल तक आ गए। तो ऐसे तो अभी पेशेंट की संख्या जो है वो 1200 से ऊपर है, और ड्रॉप आउट का जो इसका प्रमाण है वो 50% है। यानी अगर आप रनिंग पेशेंट की संख्या सोचेंगे कि जिनका डाटा अवेलेबल है बीटी और ईटी के रूप में, सारे रिपोर्ट्स के रूप में, बेसिक फास्टिंग पीपी के रूप में, HbA1c के रूप में, ये जो डाटा है वो अभी फिलहाल जो पेशेंट चल रहा है वो 572 पेशेंट इस समय में पिछले रविवार को रजिस्टर करके आया हूँ।
सो ये जो आकलन है ये पांचभौतिक आकलन है, ये दोष धातु मलों के परे जाने वाला आकलन है, ये रसायन विभाग के परे जाने वाला आकलन, ये द्रव्य गुण कर्म के परे जाने वाला आकलन। मेरा आकलन है कि आकलन शुड बी दोष रस गुण सप्लाइड, सपोर्टेड, फंडामेंटल, मैट्रिक्स एंड अंडरस्टूड एज पर महाभौतिक कॉन्फिगरेशन। तो इस तरह से ये मेरे स्थौल्य नामक जो पेशेंट आपके पास आते उसका मेरा ये आकलन है, उसके ऊपर मेरा ये हेतुत्व का विचार है, उसके ऊपर ये मेरे चिकित्सा का एक तैयार किया हुआ पैटर्न कहिए, ट्रेंड कहिए, वो है, और उसके आपके सामने रखे हुए मैंने रिजल्ट्स है। आपके संयमित श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद और यहाँ पर मुझे अवसर देने के लिए आयोजकों का हार्दिक आभार। Any questions? सर लाजा जैसे और कोई उदाहरण आप दे सकते हैं क्या? किसका किसका उदाहरण? हेलो, लाजा का आपने जैसे बताया कि उसकी वजह से अच्छा उपयोग होता है, लघु अन्न भी हो सकता है, वैसे और भी कुछ है क्या उदाहरण कि आप जो हमें बता सकते हैं? लाजा के व्यतिरिक्त क्या है? हाँ, सर। ज्वारी का लाया आता है, बास्के पोहे आता है, पॉपकॉर्न आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं होता है, क्योंकि लाजा को छोड़ के जो बाकी प्रकार आते हैं भर्जित धान्य के, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि या तो आत्मान होगा, या तो एसिडिटी होगी, या तो मलावरोध होगा, या तो पित्त प्रकोप होगा, कुछ ना कुछ तो होता है। या ज्यादा से ज्यादा लाजा को मैं हरिद्रा, अजवाइन, धनिया इसकी घृत में क्या बोलते हैं, संस्कार करने के लिए बोलतो आपण, ज्याला मराठीत फोडणी देणं म्हणतो, या फिर हिंदी में जिसको छौंक लगाना कहते हैं, तड़का लगाना कहते हैं, वो करने के लिए बोलता हूँ। तो ये थोड़ा संयम की बात है, ये आसानी से होने वाली बात नहीं। इसके लिए पेशेंट का संयम चाहिए और पेशेंट का परिश्रम करने का क्या बोलते हैं उसको, तैयारी चाहिए, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। मैं सब कुछ खाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, टैबलेट से कम करूँ, ये नहीं होता है, और मैं वो करता भी नहीं ऐसी। और कुछ और एक सवाल था सर, सुबह आपने जो बोला मुद्गा और इसका जो यूश बना सकते हैं या खिचड़ी वगैरह फॉर्म में भी दे सकते हैं? नहीं, प्रोटीन्स के नहीं, द्रव देना ही नहीं है ना। अगर आपको द्रव शिथिल मेद कम करना है तो आप द्रव प्रधान आहार कैसे दे सकते? जितना हो सके वो शुष्क होना चाहिए, घन होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। आप मुद्ग, मसूर, राजमा इनको उबाल के खाने के लिए कहिए, या मिक्सर पे घुमा के उनका एक धिरड, घावन, डोसा बना के खाने के लिए बोलिए, काम हो जाता है। आप पेशेंट को जितना लाड करोगे उतना वो बिगड़ता चला जाता है, इसलिए उसको जितना स्ट्रिक्ट रखोगे उतना रिजल्ट जल्दी आता है, और पहले 15 दिन में रिजल्ट आने के बाद वो फॉलो करता है, तब तो थोड़े नखरे करते रहता है। ये क्या थैंक यू सर, थैंक यू। Thanks to you, sir, for this wonderful session. Thanks to all of you for listening so patiently. आप में से किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके सर से पूछ सकता है। हेलो सर माझे सर, आपने जो एक हेलो। मिर्ची के टैबलेट्स का भी बोलो, बताया, बोलो। वो आप खुद प्रिपेयर करते हैं? क्या मिर्ची का जो आपने बताया टैबलेट्स आप देते हैं, तो आप खुद प्रिपेयर करते हैं या अवेलेबल भी है किसी का? अवेलेबल भी है, खुद प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन बड़ी कम मात्रा में देता हूँ। मेरा व्यवसाय नहीं टैबलेट बेचना, किसी को अध्ययन के रूप में भेज देता हूँ 250 ग्राम तक, उससे ज्यादा नहीं। हेलो थैंक यू सर, सर। इंसुलिन डिपेंडेंट सर मिर्ची हेलो। का टैबलेट फिर नेहा जगताप मैम, आप पूछ सकते हैं। हेलो। ओके सर, आपल्याकडे येणारे काही पेशंट इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीसचे असतील आणि स्थौल्यासाठी आपण ट्रीट करत असेल, तर अशा पेशंटला हा आहार आपण असाच्या असं म्हणजे देऊ शकतो का? आणि हो, मी असाच्या असा देतो, पण टाईप 2 ला जेवढे रिझल्ट फास्ट येतात तेवढे टाईप 1 ला येत नाही। त्याचं कारण असं, इन्सुलिन टेपर आउट करायला इंसुलिनचे जितके युनिट जातात त्याच्यात 1.5 वेळ प्राया लागतो। हम क्या करते हैं कि जितने यूनिट इंसुलिन चालू है वो
एक अल्टरनेट डे छोड़ के 1 यूनिट कम करने का उनको एडवाइस देते हैं और शुगर चेक करते रहना है। तो हमारी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे अगर शुगर मैनेजमेंट कैपेसिटी फिर से रीजनरेट होती है तो उसका इंसुलिन 1-1 यूनिट अल्टरनेट डे कम करके, मान लो 30 यूनिट चालू है तो 45 दिन में प्राय उसका इंसुलिन बंद हो जाता है। उसके बाद OHA टेपर आउट करते हैं। OHA यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जैसे कि लमिप्रिन चल रहा है या मेटफॉर्मिन चल रहा है या ओग्लिबोस चल रही है, उसको हम 15 दिन में एक बार बंद करते हैं। यानी 15x7 105 दिनों में OHA बंद होता है। उसके बाद हमारी दवा बंद होती है 49 डेज में। हर सप्ताह के लिए एक दिन बंद करनी है 7x7। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा चलने वाला सारा प्रयास होता है, लेकिन जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो जो है वो इतने अच्छी तरह से ठीक होते हैं कि उनका जो भी HbA1c होता है स्टार्टिंग का वो करीब करीब नॉर्मल पर आ जाता है। इफ यू कैन सी द स्क्रीन, आई विल शेयर सम ऑफ माय रिजल्ट्स व्हिच आर वेरी रिसेंट। ये रिजल्ट्स है, देखिए ये अभी के अभी है, इस हफ्ते के है। ये 203 200 दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? सर स्क्रीन इज नहीं सर, नहीं सर। नो सर। एक मिनट स्क्रीन दिखाता हूं पहले। अभी दिख रहा है? नहीं। हाँ Yes, अभी sir. देखिए ये है 203 266 और 15 दिन में 79 132। देखिए 2 अक्टूबर है और 20 सितंबर है, बराबर 14 दिन में ये शुगर नॉर्मल। अब ये तो BSL है, BSL का मुझे इतना ये नहीं रहता है। ये HbA1c है, ये है 4 सितंबर और ये 4 दिसंबर। हाँ सेम पेशेंट है। देखिए एज भी है 57, एज भी है 57 और ये HbA1c है 8.9 और आज का HbA1c है 5.18। इतने लेवल पर हम काम करते हैं कि जो भी आप उसको बोलेंगे वो होगा ही होगा। ये है 27 अगस्त 2020, एक साल पहले का। HbA1c 12 है, अगस्त में ट्रीटमेंट बंद की, HbA1c 7.5 था और ये अभी पिछले महीने उसने फिर से किया अक्टूबर 9 को 5.48। नो मेडिसिन आर गोइंग ऑन फॉर लास्ट 18 मंथ्स। पिछले 18 नहीं 15 महीने में एक भी मेडिसिन नहीं दिया है। और ये जो आपको मैंने पहले स्क्रीन दिखाया था जिसकी शुगर थी 214 348, ये हर 15 दिन की रिपोर्ट है। उसका HbA1c देखिए, ये नॉर्मल रिपोर्ट है 94 और 142। ये उसका HbA1c था 11.2 और जाते समय का HbA1c है 6.2। ये बहुत ही भयानक पेशेंट है, इसको मैंने देखा नहीं आज तक। 400 और 450 फास्टिंग पीपी थी, 15 दिन में ये नॉर्मल आ गई 129 148। फिर ये एक दादी है, इसका बेटा और इसकी बहू दोनों के दोनों डॉक्टर है। 29/7 को 360 320, देखिए 66 उम्र है और एग्जैक्टली 15 दिन में 14 अगस्त को ये शुगर नॉर्मल है 142 130 22। ये है 205 264, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। ये डेट है 18/7, एग्जैक्टली 15 दिन में नॉर्मल 115 और 98 2 अगस्त को। ये उसका HbA1c है 10, तारीख है शायद 22 अगस्त और ये HbA1c नॉर्मल 7.5 केवल एक महीने में। इस तरह से काम चलता करता हूँ। सर तो कभी एक्चुअली मौका ये मिले तो डायबिटीज पर अलग काम करें। सर हाँ ये बोलिए। पेशेंट को करते हुए मुझे बहुत बार पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया के भी कंप्लेंट आते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है क्योंकि मैं भी ये हाँ काम करती हूँ। हाँ तो मुझे हाइपोग्लाइसेमिया करिए के करिए, कंप्लेंट काम बहुत करेंगे तो वो, हाँ काम करते करते अनुभव आता है, अनुभव आते आते राह मिल जाती है, करके देखिए हो जाता है। मैं रसशास्त्र यूज नहीं करता हूँ, ये सारा जो चलता है ये वाग्भटीय चिकित्सा पर चलता है। अगर मैं संहिताओं से हेतु स्कंद पढ़ता हूँ, अगर मैं लक्षण स्कंद संहिताओं से पढ़ता हूँ, तो संहिता के बाहर के मेडिसिन को हाथ लगाए बिना नॉट अ सिंगल रसकल्प यूज्ड इन 23 इयर्स, ओनली संहिता के कल्पों से काम करता हूँ। आई प्रैक्टिस वाग्भट नॉट रसशास्त्र। और कुछ पूछना है? हाँ वर्षा मैम आप पूछ सकते हैं। सर हेलो सर। यहाँ पे पंचकर्म का यूज क्या करेंगे, कैसे वजन कम करने में, स्थौल्य हरण में? नहीं नहीं करता हूँ मैडम मैं, क्योंकि अतिस्थौल्य में पंचकर्म वर्ज्य है पहली बात, इसलिए वो मैं नहीं करता हूँ पंचकर्म। हाँ सही बात है, अतिस्थूल में वर्ज्य है। वर्ज्य है पंचकर्म। इसलिए क्या होता है, पंचकर्म का सही इंडिकेशन कफ पित्त नहीं है। पंचकर्म का पहला इंडिकेशन है तत्र संशोधन स्थौल्य बल पित्त कफादिकैहि। बल होना चाहिए ना,
पेशेंट में अगर बल नहीं है तो उसका क्या खाक पंचकर्म करेंगे? तो स्थौल्य के पेशेंट में बल नहीं होता है, इसलिए उसका पंचकर्म नहीं कर सही सकते। बात है। मैं नहीं करता हूँ पंचकर्म। सर लेकिन सर। हमें पीसीओडी के पेशेंट में जब हेलो, सर। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तब हाँ जी, बस्ती का उपयोग हम करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हाँ जी। वात शमन के नहीं लिए। नहीं, देखो जिसको हाँ रिजल्ट मिलते हैं उसने ही करना चाहिए। मान लो कि हाँ आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप रेलवे से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, चलते चलते भी जा सकते हैं। तो एक ही चीज अचीव करने के कई रास्ते होते हैं, इसलिए कोई हाँ। गलत है कोई सही है ऐसा नहीं है। मैं उस रास्ते से नहीं जाता हूँ, इतना ही। इसी वजह ओके सर। से मेरे केसेस की संख्या 1400 से ज्यादा है। मैंने एक भी पेशेंट में बस्ती नहीं दिया है, क्योंकि ओके सर। पीसीओएस जो है उसका व्यक्ति स्थान ओहरी है, लेकिन क्या हाँ। उसका कॉजिंग वहां पर है? नहीं है, उसका कॉजिंग तो हार्मोन में है ना। यस यस। तो आप हार्मोन ट्रीट करोगे तो बस्ती से ट्रीट होते हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता है व्यक्ति चाह। आज जो ओके। बस्ती जिया जाता है वो शास्त्र शुद्ध नहीं है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। आज जो पंचकर्म होते हैं वो पंचकर्म का पर्याय नाम शोधन है शास्त्र में, लेकिन लोग शोधन की बजाय शोधन इस पर ज्यादा काम करते हैं, ऐसा मेरा वैयक्तिक मानना है, इसलिए मैं उस मार्ग में नहीं जाता। ओके सर। हाँ हाँ, लेकिन सर पीसीओएस के लिए और कुछ बताएं सर फिर। हाँ जी। क्या क्या हम विचार कर सकते हैं पीसीओएस के नहीं, ट्रीटमेंट में, क्या क्या विचार करेंगे? पीसीओएस एक अलग ही विषय है, जैसे मैंने बोला डायबिटीज एक अलग विषय है, उस पर बात करने के लिए कोई अन्य समय चाहिए, उतना विस्तार उसका ओके हो ओके सकता है, होना ओके भी चाहिए। ओके सर। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी पूछ मच। सकते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ बोलिए। बहुत ही हेलो सर। हाँ सबसे बोलिए, पहले सुन मैं रहा हूँ। आपको थैंक यू बोलूंगी, बहुत ही बढ़िया लेक्चर था सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है, जैसे जो स्थौल्य के पेशेंट होते हैं उनको जब हम डाइट पे रखते हैं या डिनर में हम लोग जैसे नहीं करने बोले उनको, तो वो कहते हैं कि हमें तो बीच रात में भी भूख लग जाती है और बिना खाए हम रह नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना चाहिए? वो मैंने बोला ना, मैं लाजा खाने के लिए बोलता हूँ। देखिए मैं खुद है ना, मैं पिछले 10.5 साल से डिनर नहीं किया हूँ, तो मुझे भी जब भूख लगती है रात को 2 बजे सुबह 4 बजे, तो मैं उठ के लाया खा लेता हूँ। सर सिर्फ लाजा से वो पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा क्या, और नहीं उसको होता है तो कमजोरी मूंग आएगी मसूर या क्या? राजमा, या फिर मूंग मसूर और राजमा दे दीजिए, जिससे कि फैट कम जाए और प्रोटीन ज्यादा जाए, स्टार्च कम जाए। ओके ओके ये कर ओके, सकते हैं, थैंक यू लेकिन सो लिक्विड मच। नहीं देना है, दूध नहीं देना है। ओके ये ओके क्या सर, है, शुद्र धान्य जैसे कंगनी एक्सेट्रा का यूज करू शकतो का? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अत्यंत लघु द्रव्य देंगे तो उसकी क्षुधा की आपूर्ति नहीं होती है। इसलिए मैं राजगिरा, नाचनी, बाजरी, वरई, भगर इसको प्रायः यूज नहीं करता हूँ। मैं जनरली लाजा तक रहता हूँ, ज्वारी तक रहता हूँ। मैं गेहूं भी बंद नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि फुलके खाओ, रोटी मत खाओ, क्योंकि रोटी तवे पे सेके जाती है और फुल्का जो है वो डायरेक्टली फ्लेम पर चला जाता है, इसलिए। तो फुल्के खा के भी मेरे लोगों के मेद कम होते हैं। मैं किसी का चावल भी बंद नहीं करता, उसको बोलता हूँ कि चावल कुकर में मत पका, बाहर पका। हेलो 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 सर। हाँ हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए। नमस्कार। सर मैं एक नमस्कार। प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो अभी प्रेजेंट में जो हाई प्रोटीन डाइट्स है, वेट लॉस का एक जो ट्रेंड चला है, वो कहाँ तक हाँ सही जी। है और उसके कैसे कैसे उसको सोच नहीं, इतना हाई प्रोटीन देते रहेंगे तो कभी ना कभी तो उसका अतियोग तो शरीर में होगा ना, संतुलन होना चाहिए। किसी चीज को नाकारना नहीं है, किसी चीज को अतियोग में नहीं ले जाना है। मैं किसी का कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करता हूँ, मैं किसी का फैट बंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसका संतुलन करता हूँ कि आप तेल मत खाओ, घृत खाओ। शिंबी धान्य तो मैं भी खाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन उसके साथ फल शाक खाइए, फुल्का खाइए, बाहर पका हुआ चावल खाइए, लाजा खाइए। यानी कार्बोहाइड्रेट तो जाना चाहिए ना, वो तो फ्यूल है शरीर का। कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसका बिगाड़ आएगा ही आएगा। तो केवल प्रोटीन से काम नहीं होता है, प्रोटीन तो फ्रेम है, लेकिन फ्यूल तो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट तो जाना ही चाहिए। लंच में तो सारा खाने के लिए अलाउ करता हूँ। और कुछ तो चले। सर थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, एक मिनट सर। सर और एक तो आप हेलो हाँ सर, बोलिए बोलिए। इतने सालों का आपने
आपने तो खजाना खोल दिया है हमारे लिए, इतने सालों का जो आपकी तपश्चर्या है। वागभट जी ने जो दिया है हमको यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है, जो गणों में ज्यादातर मेदो रोग, कफ रोग या मेद कफ का जो ये गणों में आते हैं, सब ज्यादातर सभी मेडिसिन उसी में है। तो ये कैसे आप इवेल्युएट करते हो, मतलब और कौन से फॉर्म में देते हो? गणों का आप टैबलेट फॉर्म में देते हो, काढ़ा फॉर्म या पाउडर फॉर्म? वो एक सवाल है मैं मेरा। केवल दूसरा कोई, हाँ सर, बोलिए। हाँ, दूसरा सवाल गणों बोलिए। का जो दूसरा सवाल, कुड़ित और जो सातु बोला गया है वाग्मट में वापस, हाँ कि जो ताक है या हम लोग जोंधळे बोलते हैं, या फिर सातु हाँ है, हाँ कुड़ित हाँ है, हाँ तो इसका भी हाँ, उपयोग हो सकता है इसमें? वो और भिड़ंग आदि हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन कुलत्थ जो है वो बाकी की चीजें करता है। वो अम्ल पित्त कारक है, उष्ण है, तो क्या होता है वो खाने के बाद और कुछ झमेला बन जाए तो क्यों करना है ना। इसलिए मैं वो ऐसी चीजों को प्राय प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं ज्वारीचा लाह्या कहने के लिए बोलता हूँ, अगर साड़ीचा लाह्या नहीं मिलते हैं सभी जगह, लाजा नहीं मिलती है, तो ज्वारी की जो लाजा मिलती है वो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं किसी चीज का काढ़ा बनाने नहीं देता हूँ, क्योंकि देखिए काढ़ा बनाना बहुत टीडियस है, पीना उससे ज्यादा टीडियस है। आई प्रेफर पॅलेटेबल अँड कम्फर्टेबल ट्रीटमेंट. मैं पुणे में प्रॅक्टिस करत आहो, आमच्या इथे लोक आयटीत आणि आयटीत असतात, अत्यंत आयटीत आणि आयटी मध्ये असतात. त्यामुळे फक्त टॅबलेट 6 टॅबलेट एका वेळेला देतो, त्याला 7 भावना असतात. कारण 6×7=42 टॅबलेट गुणिले 250 mg इज इक्वल टू 10 ग्राम हा आपल्या शास्त्रात सांगितलेला डोस आहे. किसी भी गुटी वटी का कर्श का चूर्ण का डोज शास्त्र में एक कर्श है, एक कर्श अर्थात 10 ग्राम अर्थात 250 mg की 40 गोलियां, तो 40 गोलियों को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 टैबलेट आती है। मेरे हर टैबलेट 7 भावना दी हुई रहती है। आणि डोस कसा असतो मग सर? डोस कसा आहे? डोस कसा आहे? 6 टॅबलेट 6×7=42 ना, 40 टॅबलेट द्यायच्यात ना, 40 टॅबलेट खाणार कसा? नाही नाही, एका वेळेचा डोस आहे ना 10 ग्रॅम. नो, एका दिवसाला 24 होतील की मग. ओके, बर. आणि हे किती दिवसाचं तुम्ही प्लॅन करता, म्हणजे आप कैसे प्लान करते हो? अकॉर्डिंगली सपोज कैन यू गिव अस एन एग्जांपल, या फिर आपका कोई अभी जो पेशेंट, पेशेंट की इच्छा के अनुसार होता है कि उसका एक टारगेट होता है कि सर मला कमीत कमी इतकं वजन करायचं है, तो हम प्राय उसको एक आशा दिखाते हैं, क्लेम दिखाते हैं कि यू कैन रिड्यूस अप टू 10%. देखिए 10% से ज्यादा अगर एक महीने में कम होता है तो टीबी हो गया, एड्स हो गया, बराबर ना, वो तो अतिशय हो गया. इसलिए अप टू 10% उसको कम करने के लिए अलाउ करते हैं. लेकिन सभी लोग उतना व्यायाम नहीं कर पाते, उतना फॉलो आहार नहीं कर पाते, तो प्राय 5 to 8% तक लोग उसमें रिडक्शन करके लेके आते हैं. तो उतना तो हो ही जाता है पक्का. और मैं एक दूसरा कैटेगरी रखता हूँ, आमच्याकडे पोटाळलेल्या बायका येतात. पोटाळलेल्या बायका म्हणजे काय की डिलिव्हरी नंतर पोट सुटलंय आणि ते पुन्हा जागेवर आलंच नाही, तो डिलीवरी के पश्चात जो पेट का शेप चला जाता है, सारा टोन चला जाता है, वो थोड़ा शिथिल हो जाता है, ऐसे लोगों को मी मराठीमध्ये पोटाळलेल्या बायका म्हणतो. माय ट्रीटमेंट ट्रेंड फॉर ओबेसिटी was started with such few ladies who came for पोटाळलेल्या बायका, and the tummy was reduced very easily and within a short period. लेडीज के लिए मैं महीने की बजाय मेंसेस में बात करता हूँ, क्योंकि स्त्री का शरीर जो है वो एक मेंसेस के बाद चेंज होता है, तो उनके बारे में मैं महीनों में बात नहीं करता हूँ कि एक मेंसेस के बाद आपको इतना लॉस होना चाहिए, 10% इंच लॉस, 10% केजी लॉस, दैट इज द ट्रेंड जनरल. सर, आणि पांचभौतिकचं तुमचं आवडतं कुठलं औषध आहे पांचभौतिक ओबेसिटीसाठी खास करून? नाही वापरत मॅडम, मी पहिल्यांदा सांगितलं ना की मला दातार शास्त्रींच्या बद्दल प्रचंड आदर आहे, पण त्यांचं जे काही अंमल क्षार धर्म आहे ते माझ्या डोक्यावरनं गेलेलं आहे. पण तुमची कॉन्सेप्ट खूप क्लिअर आहे सर, तुमची कॉन्सेप्ट खूप क्लिअर आहे, आणि म्हणूनच तुमचं खूप अभिनंदन, कारण तुम्ही या ज्या यशाच्या मार्गाने आता हे करतायत वाटचाल, आणि परत तुमचे जे एक्सपिरियन्सेस जे आहेत ते तुम्ही आम्हाला शेअर केले. वी आर रिअली ग्रेटफुल टू हिअर यू, आणि तुम्ही हे आमचा पुढे खजानाच खरं म्हणजे मांडला आहे. आता ही आमची वेळ आहे की काय काय घ्यायचं त्याच्यातनं. पण खरं सांगता मॅडम, हे सगळंच्या सगळं माझ्या गुरुंचं आहे, अनिल पानसेचं आहे, दिलीप गाडगीळ सरांचं आहे, कुलडके सरांचं आहे. माझं काही नाही, ते कधी ये वस्तू गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. Yes, your greatness sir again. Thank you so much. Thank you.
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स टू एवरीवन। चले। व्याख्यान समाप्त करने का समय हो गया है। आपके धन्यवाद जी। और भी कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सर आपको वहां रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। ओके। यस, वेलकम, थैंक यू वन एंड ऑल। Thank you, sir.